शानदार शुरुआत के बाद ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली और उसके बाद सीमित दायरे में मिला जुला कारोबार। कल की छुट्टी के पहले थोड़ा सा सावधानी भरा माहौल, हल्की कमजोरी हल्की मजबूती, यह है अब तक का हाल। आखिरी 1.5 घंटा रहेगा बेहद इंटरेस्टिंग, क्योंकि कल है बाजार बंद और परसों है वायदा कारोबार की एक्सपायरी। तो आइए आज के बचे हुए समय और परसों के लिए बनाएं रणनीति। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। थोड़ी ग्लोबल क्यूज पर भी अगर नजर डालें तो वहां पर भी हल्की सी मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है, तो हल्की सी सुस्ती उसकी वजह से भी। अनिल जी, पर बताएं आने वाले 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातें क्या हैं सर? दीप, बड़ी बात यही है कि अगर आप कल की क्लोजिंग से देखेंगे तो अब भी बाजार मजबूत दिखेंगे और आज की ऊंचाइयों से देखेंगे तो बेहद कमजोर। 150 पॉइंट ऊपरी स्तरों से फिसला है निफ्टी और 14,400 के नीचे आया है। निफ्टी बैंक अभी भी 150 पॉइंट ऊपर है, लेकिन ऊपर से नीचे आता हुआ दिखा है ये। ऑटो, फार्मा, मेटल और रियल एस्टेट, ये 4 इंडेक्स ऐसे हैं जो 1 से 2% मजबूत है, यहीं से तेजी आती हुई दिख रही है। वहीं आईटी, एफएमसीजी शेयरों पर दबाव है, आज यहाँ मुनाफा वसूली होते हुए दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 अंक फिसला है ऊपरी स्तरों से, 100 पॉइंट ऊपर था, अब लाल निशान में जाता हुआ नजर आ रहा है और इसी की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। यूरोप के बाजार 1/4% कमजोर है, लेकिन यह तो अब तक की 5 बड़ी बातें थी। लेकिन दीप, एक बड़ी बात जो अब अगले 1.5 घंटे में होने वाली, वो भी आपको बता दूं लगे हाथ। जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल और रामनवमी के उपलक्ष्य में 9 बेहतरीन पोर्टफोलियो स्टॉक आपके लिए आने की तैयारी में। जैन साहब देखो जुड़ भी चुके हैं, तो थोड़ी देर में उनके पास पहुंचेंगे जयपुर और जानेंगे कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक। तो पूरे शो के दौरान रहिएगा हमारे साथ। जैन साहब बीच बीच में कभी भी किसी भी वक्त वाइल्ड कार्ड से आपको एक एक करके ये शेयर आपके लिए बताएंगे जरूर। तो दीप, ये है अब तक की बड़ी बातें और आने वाले समय का पूरा एक्शन। बिल्कुल सर, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो भरपूर रहेगा और इंतजार है जैन साहब की 9 चुनी हुई पिक्स के बारे में जानने का सर। पर इंडेक्स में क्या हो गया सर? निफ्टी ने तो सारी गेन्स अपनी गिव अप कर दी है, एकदम फ्लैट हो गया और निफ्टी बैंक भी बस अब 100 पॉइंट ही ऊपर है। भरोसा नहीं है बाजार पर? ज्यादा ऊपर खुल गया ना दीप, इसलिए प्रॉब्लम वो है कि अगर इतना गैप से नहीं खुलते 150-200 पॉइंट ऊपर, तो इसलिए सुबह जब खुल रहा था तो इसलिए हम कह रहे थे कि वहाँ खरीदने का मन है नहीं। 14,450 के पहले तो बिल्कुल भी नहीं, और उसके बाद भी वहाँ देखेंगे कि किस तरह का माहौल है। तो पॉइंट ये कि जो रेंज खरीदने की है वो अब आई है सही, 14,250 14,350 की रेंज है, वहाँ से आप थोड़ा सोचेंगे तो हड़बड़ी नहीं है। और दूसरी तरफ 14,500 14,575 जो वो परफेक्ट रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग। और आज आपने सुबह देखा होगा ना स्ट्रेटेजी में 14,475 से 14,550 की रेंज में आपको शॉर्ट करना चाहिए। आज देखिए आज का हाई 14,550 का ही है। बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली वही 31,675 31,775 की रेंज है और 31,730 का हाई बनाकर, तो दोनों इंडेक्स परफेक्ट लेवल को रेस्पेक्ट करके ऊपर से नीचे आए। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा खराब है माहौल, कोई ऐसा भी कुछ बिगड़ा नहीं है, निचले स्तरों पर भी होल्ड कर रहे हैं। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दोनों तरफ होती दिखेगी और ये होने की वजह दीप एक ही है। एक तरफ जहां कोरोना से जिस तरह की फाइट चल रही है और अब पूरा एक्शन गवर्नमेंट की तरफ तेजी से होता दिख रहा है, वो कॉन्फिडेंस बना रहा है। दूसरी तरफ आंकड़े ज्यादा हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, इस तरह के माहौल में है ना, कोई भी 2 दिन के लिए पोजीशन ओपन रखना नहीं चाहता। कल की छुट्टी है, परसों फिर आएंगे और इस बीच में ग्लोबल मार्केट्स थोड़े कमजोर हो गए तो और आंकड़े कोरोना के बढ़कर आए, तो ये जो डर है ना कहीं दिमाग में पीछे, वो है ना जाता नहीं है। और यही वजह कि ऊपर के लेवल पे आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। दूसरा ये, कल आपने एफआईज की बिकवाली के आंकड़े भी इतने मजबूत देखे हैं, उन सबको देखते हुए आज इतना जोर से बढ़ना बनता नहीं था, लेकिन चूंकि बढ़ गए, काफी देर होल्ड भी किया, अब वापस नीचे आ रहे हैं। लेकिन चिंता न करें, रेंज के निचले सिरों पर आपको फिर से सपोर्ट भी मिलेगा खरीदारी का और आपको रिकवरी भी मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ खराब हो जाने वाला है आज के सेशन में, वैसा नहीं दिखता। तो दोनों तरफ के ट्रेड है, इसे एंजॉय कीजिए, इसे फॉलो कीजिए, और नहीं तो फिर शांति से देखिए मार्केट, आराम से एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर, एक बात तो है, दोनों तरफ के ट्रेड्स भरपूर हैं बाजार में और साथ ही हम देख भी रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी है। इंडेक्स पर तो उतार चढ़ाव है ही, पर ढेरों स्टॉक्स आपको दोनों तरफ के मौके भी दे रहे हैं। तो आइए कुछ स्टॉक्स के बारे में जानते हैं, हमारे एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें आने वाले दिनों के लिए कौन से इवेंट्स हैं सर। उससे पहले बाजार का थोड़ा एक्शन और बनते हुए दिख रहा है सर। दीप, और आप इवेंट्स वगैरह के बारे में और खबरों वाले शेयरों के बारे में जानकारी लें, उससे पहले एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि हमारे 2 एक्सपर्ट्स बहुत तैयारी करके आए इस शो के, क्लोजिंग वाले शो की, और बिल्कुल भी इंतज़ार करने के मूड में है नहीं। तो बिगुल होना चाहिए आपके लिए। 1 मिनट में पहले बता दूं आपको बिगुल, हाँ
आमतौर पर ऐसा होता नहीं, लेकिन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आगे निकले हैं किरण जी। किरण जी के लिए बिगुल, किरण का कमाल। और किरण जी लाइन पर जुड़ेंगे और उसके साथ ही वागले साहब भी है, तो वागले साहब और किरण जी दोनों के लिए बिगुल बजाए ना। किरण जी तब तक जुड़ गए तो ठीक, नहीं तो वागले साहब से कर लेंगे शुरुआत। बताएं वागले साहब। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज मुझे पहले बार ऐसा लगा कि मेरे को अनिल जी को नहीं सुनना है, पहले मुझे बात करनी है, नहीं तो मुझे आपको सुनने में बहुत मजा आता है। वाह क्या बात है, मुझे ये सुन के भी अच्छा लग रहा है। इसका मतलब ये कि जो अब कॉल आने वाली है आपकी तरफ से वो बेहद दमदार है, राइट? बिल्कुल, और ये मेरा और किरण जी का जॉइंट कॉल पकड़ के चलिए। एब्सोल्युटली। ये मैंने पिछले हफ्ते में स्टॉक ऑफ द वीक दिया था, जो फेल हुआ था। मेरा स्टॉप लॉस पहले हिट हो गया, लेकिन वो मूव अभी आ रही है। स्टॉक है सन फार्मा। 656 657 के भाव अभी अभी ब्रेक हुए, तो यहाँ पर बाय करके चले। मेरे 680 तक के टारगेट है, जो मुझे लगता है 1 से 2 दिन में आने चाहिए। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा होगा 650 का, 650 के नीचे का। अभी 658 659 है, 54 55 आ सकता है, ऐड करिए। पोजिशनल कॉल है, 2 से 3 दिन में भी, एक आध दिन में मूव आएगी। 686 का पहला टारगेट, 685 688 का दूसरा टारगेट। ओके, ये है आपके लिए सन फार्मा में दमदार खरीदारी करने की राय, और यही राय आती दिख रही है किरण जी की तरफ से भी। मुझे लगा किरण जी शो पर हैं, लेकिन पता चला कि किरण जी फोन अच्छा वागले साहब 1 मिनट कुछ कह रहे हैं, पहले वागले साहब की बात सुनिए। जी सर। मेरा डिस्क्लोजर देना रह गया। मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जो मैं 1000 के नीचे बेचूंगा नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ना बिल्कुल, तो मतलब कैसे नहीं है। हाँ। 1000 रुपए हो जाएगा तो हम पार्टी तो मांगेंगे कम से कम। हम ये तो नहीं कह सकते हमें बहुत जलन होगी कि आपका स्टॉक 1000 रुपए हो गया। हम इसी में खुश हो जाएंगे कि वागले साहब पार्टी दो, आपका स्टॉक बहुत भाग गया है। आइए तब तक किरण जी से भी ले लेते हैं सन फार्मा पर राय। किरण जी की तरफ से भी इसी स्टॉक पर है रिकमेंडेशन, बताएं सर। अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। ये जो डबल टॉप का ब्रेकआउट हुआ है बहुत बेहतरीन है। उसके साथ साथ वागले जी ने जो सब कुछ बता दिया, पर और एक डेरिवेटिव डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 640 650 के कॉल के बीच लगभग 65 लाख शेयर अटक गए, और जिस तरीके से इनके शॉर्ट कवरिंग के चलते एक बड़ी रैली देखने को मिलेंगी, मुझे लगता है कि 680-85 के लेवल शुक्रवार तक तो जरूर देखने को मिलेंगे। आपका स्टॉप लॉस 649 का रहना चाहिए, ये फ्यूचर्स के रेट की बात करें। ओके, तो किरण जी की तरफ से भी हाई कन्विक्शन कॉल। वागले साहब को भी पसंद है सन फार्मा, और फार्मा स्पेस पर तो आग लगी ही हुई है। तो अब नजर रखिए, हाई कन्विक्शन कॉल किरण जी वागले साहब दोनों की तरफ से आपके लिए आ रही है सन फार्मा पर। डेज हाई पर है काउंटर 2.5% की तेजी के साथ। आइए कुछ और खबरों वाले शेयर्स के बारे में भी जानते हैं वरुण के साथ, और साथ ही मानसी भी हमारे साथ हैं आने वाले दिनों के इवेंट्स और ट्रिगर्स के बारे में बात करने के लिए। गुड आफ्टरनून मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं, बताएं कौन से इवेंट्स पर नजर है। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सरकार को जारी इक्विटी शेयरों के इश्यू प्राइस पर बोर्ड बैठक करने जा रहा है। इसके अलावा नतीजे नेस्ले के बाजार बंद होने के बाद आने के अनुमान है। अंतरिम डिविडेंड पर भी नतीजों के साथ ही विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ एक बैठक करने वाले हैं। साथ ही महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक भी है, और सीएम सहित सभी बड़े मंत्री शामिल होंगे, तो इस पर भी, और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारी नजर रहेगी। कल रामनवमी के अवसर पर भारतीय बाजार तो बंद रहेंगे, लेकिन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, मजेस्को, फिलिप्स कार्बन, वीएसटी इंडस्ट्रीज जैसी कैश की कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। गुरुवार के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर फैसला होगा। वहीं वायदा बाजार की कंपनी इंडस टावर अपने नतीजे जारी करेगी। साथ ही कैश में रैलिस, टाटा एलेक्सी, साइंट के नतीजों पर भी फोकस रहेगा। तो ये तमाम इवेंट्स हैं जिस पर हमें नजर रखनी होगी। और साथ ही स्यूबेक्स नया एआई ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म 22 अप्रैल को लॉन्च करने जा रहा है, तो ये भी एक 22 अप्रैल के लिए इवेंट होगा। बिल्कुल, और उस प्लेटफॉर्म लॉन्च से पहले हमने देखा है स्टॉक में भी जबरदस्त उछाल आ चुका है। ढेरों मिड कैप नतीजे भी आने वाले हैं, वहां पर भी हमारी नजर बनी हुई है। पर आइए कुछ और खबरों के शेयर्स के बारे में जानते हैं वरुण के साथ। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून नीव। देखिए, ऐसे तो लग रहा है कि लोग कल की छुट्टी के पहले ही छुट्टी पे जा चुके हैं, क्योंकि खबरों का थोड़ा अभाव है। लेकिन जो खबरें आई है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो रैमको सिस्टम्स, यहाँ पे खबर आई है कि ओरेकल के साथ इन्होंने करार किया है। एचआर और पेरोल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करार किया गया है।
इसके अलावा काफ़ी सारी LIC ने जहाँ स्टेक खरीदा है या फिर प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया या कम किया, उसके बारे में खबरें हैं। ग्रैन्यूल्स इंडिया यहाँ पे प्रमोटर्स ने करीब 18 लाख गिरवी शेयर जो थे उनको छुड़वाया है। वेदांता LIC ने अपना हिस्सा यहाँ पे बढ़ाया है, 5.5% से बढ़ा के 5.75% किया है। मेरिको में भी LIC ने अपना हिस्सा बढ़ाया 4.84% से बढ़ा के 5.29 और कैस्ट्रॉल में भी बढ़ाया गया है 10.57% से बढ़ा के 11.32%। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे LIC ने अपना हिस्सा बढ़ाया है। बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स। कुछ खबरें कम हैं, छुट्टी से पहले थोड़ा सुस्त एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है, पर एक्शन भरपूर है जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक काउंटर्स का सवाल है। तो आइए नज़र डालते हैं कुछ स्टॉक्स पर ही जहां पर आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। एविएशन स्टॉक्स पर एक मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। इंटरग्लोब एविएशन, बंसल जी गुड आफ्टरनून, बताएं सर इंटरग्लोब एविएशन क्या रहा है इस चार्ट पर? अभी अभी एक अच्छा स्पाइक आते हुए दिखा है। देखिए दीपांशु, सुबह से ही ये स्टॉक रडार पे था, बट मूव इसके अंदर अभी आना शुरू हुआ है और इनफैक्ट ऊपर से 1585 से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है यहाँ पर। और जो अभी रिसेंटली मार्केट के अंदर एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी उसको भी इसने फिल करा है। तो मेरी राय में ये जिन्होंने नीचे में लिया है वो ऊपर में 1580 के अराउंड प्रॉफिट को बुक कर लें, और नई खरीदारी की राय तभी होगी जब ये स्टॉक 1590 के ऊपर निकलेगा, तब एक नई खरीदारी की राय होगी। ओके, 1590 के ऊपर ही नई खरीदारी की राय होगी। देखते हैं वो 1590 के ऊपर आता ही मूवमेंट ये स्टॉक आपको दिखा रहा है, तो नजर रखेंगे इस पर। L&T फाइनेंस, इस पर भी एक बार नजर डालिए। नितिन जी गुड आफ्टरनून। थोड़ा आज फाइनेंशियल्स में बाउंस बैक जरूर हुआ और NBFCs होल्ड आउट कर रही हैं, हालांकि बैंक्स ने अपनी गेन्स गिव अप कर दी हैं। L&T फाइनेंस पर कोई राय सर? 92 के लेवल्स पर कैसा लगता है? देखिए बहुत ज़्यादा मूव अगर आप देखेंगे तो काइंड ऑफ साइडवेज मूव है, और सपोर्ट से बाउंस बैक किया है। 90 के आसपास सपोर्ट है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 94 95 तक जाना चाहिए। तो 95 के आसपास अगर मूव करता है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि जो मूव आ रही है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ज़्यादा मूव आ रही है। तो 90 का स्टॉप लॉस रखें और 95 96 के रेंज में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, तो 95 96 के रेंज तक ये काउंटर जा सकता है, नजर रखिए। अनलॉक से जुड़े कुछ स्टॉक्स पर आपको आज एक्शन आते हुए दिख रहा है। एविएशन में मैंने आपसे बात करी, इंटरग्लोब एविएशन पर आपको मूवमेंट आ रहा है। सुबह से ही PVR भी आपको पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा है और अपनी गेन्स होल्ड कर रहा है, बल्कि उसके बाद भी फ्रेश मूव आपको इस समय दिखा रहा है। वाकले साहब, PVR कैसा लगता है? 1000 के ऊपर आज होल्ड कर रहा है पूरे दिन स्टॉक ने और अपनी गेन्स को अभी भी होल्ड कर रहा है। क्या यहां से और एक्शन बनेगा या फिर अब ये फिर से शॉर्ट करने के लेवल्स बनते हैं? दीपांशु, ये बहुत ही ज़्यादा गिरा है और वहाँ से ये बाउंस बैक है। इसका बेसिक पैटर्न थोड़ा सा लंबा व्यू लेंगे तो ऊपर में बेचने की सलाह होगी, लेकिन ये लेवल से बाउंस बैक हो सकता है और 1038 के करंट लेवल से 1060 1070 तक भी जा सकता है। 3 से 4% बाउंस बैक कंटिन्यू हो सकता है। मैं बाय करने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन बेचना भी नहीं चाहिए यहाँ पर। चलिए, बाय करने की सलाह नहीं है पर बेचना भी नहीं है। शॉर्ट कवरिंग थोड़ा और ऊपर ले जा सकती है PVR को, पर नजर रखिए इकोनॉमी से जुड़े, अनलॉक से जुड़े कुछ स्टॉक्स पर एक्शन आ रहा है। इंटरग्लोब एविएशन, PVR दोनों ही स्टॉक्स फिलहाल डेज हाई के करीब ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इस बीच जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं जय का बिगुल के साथ, जय का जैकपॉट। गुड आफ्टरनून जय, बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। दीपांशु, कल से फार्मा स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में और कल मैंने लुपिन दिया था, आज फिर से वही दे रहा हूँ। इनफैक्ट कल तो टारगेट्स हासिल हुए, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से और बड़ा ब्रेकआउट देखने मिलेगा। 1100 का कॉल ऑप्शन खरीद के चलना चाहिए दीप, लगभग 28.5 पर ये ट्रेड कर रहा है, इसको लेकर चलना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में इमीडिएट बेसिस पर जो हिसाब से अब ये ब्रेकआउट आने को है, जिसका राह देख भी रहे थे, अब वो देखने मिलेगा। इसमें 41 तक का पहला टारगेट रहेगा दीप एंड 50 का सेकंड टारगेट। 41 एंड 50 ये दो टारगेट्स के लिए लुपिन का 1100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है। डिस्पाइट कि ये ट्रंकेटेड वीक है और नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक बड़ा मूव आएगा। बिकॉज जो हिसाब से एक ब्रेकआउट आया है ये स्टॉक में और एक एंटिसिपेटेड था मूव टुवर्ड्स 1100,
ये 1100 निकलते ही दीप मुझे ऐसा लग रहा है 10% तो मिनिमम अपसाइड हमें देखने मिलेगी लुपिन में। स्टॉप लॉस नीचे की तरफ जो प्लेस करना है दैट वुड बी एट 23, छोटा सा स्टॉप लॉस है। तो ये है आपके लिए ल्यूपिन पर खरीदारी करने की राय कॉल ऑप्शन के जरिए, ये जय की तरफ से। तो सारी खरीदारी की राय जो आती दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ फार्मा शेयरों पर ही आती हुई दिख रही है। तो अब भी फार्मा शेयरों में तेजी है बरकरार, ये आपके लिए आती हुई दिख रही है इस वक्त। तो ल्यूपिन खरीद कर चले, ये मानना है जय का। आइए अब वक्त है आपके लिए रामनवमी के इस उपलक्ष्य में 9 स्पेशल शेयर आपके सामने रखने का। और जैन साहब से सुबह हमने रिक्वेस्ट की थी और जैन साहब ने सारा काम वाम छोड़कर, लंच ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया पूरे दिन भर में, 9 शेयर ढूंढे। जैन साहब हमारे साथ आ चुके हैं, जैन साहब का स्वागत है। और आइए देखते हैं रामनवमी के 9 बेहतरीन शेयर। जैन साहब ये 9 शेयर ढूंढने में कितना समय लगा और कितने आदमी लगाए? देखिए कम से कम 3.5 घंटे लगे हैं, क्योंकि हाँ। देखिए 9:35-40 पे शायद फाइनलाइज हुआ, उसके बाद से लगे हुए थे और फिर 1:15 बजे 1:30 बजे तक भेजना भी रहता है, क्योंकि स्लाइड्स भी बनते हैं और सब बनते हैं। तो और आपने फिर आज एक नया प्रेशर और डाला अनिल जी की, बोले एसपीएल मिड कैप में तो फिर भी आप रिपीट कर देते हो स्टॉक्स को, हाँ। बट यहाँ रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मैंने कोशिश की कि एटलीस्ट 50% मार्क्स तो मैं लाऊं कि रिपीट नहीं करूं। और कुछ जो 3, 4, 5 स्टॉक्स अगर रिपीट भी किए हैं तो अभी का समय और अभी का थीम और अभी के जो लेवल्स है, कई बार टारगेट्स अचीव करके अच्छे लेवल्स पे आ जाए, सेगमेंट है, सेक्टर है, उसके हिसाब से मैंने वो रिपीट किए हैं। बट यस, बहुत ही फ्रेश न्यू नेम्स है जो कि आपको सुनने को मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच अनिल जी फॉर दी अपॉर्चुनिटी। मस्ती मस्ती में मैंने तो बात कर ली थी और आप इतने सीरियसली और सिंसियरली आप चीज को नोट करते हैं और आपने ये और इस तरीके का माहौल भी बनाया, फॉर दैट आल्सो वेरी मच। आपको मजाक इतना बढ़िया था तो मैंने उसको बहुत सीरियसली ले लिया। मैंने कहा चलिए इससे कुछ फायदा हो रहा है, तो बहुत ही बढ़िया। और जैन साहब धन्यवाद, आपने बढ़िया रिसर्च करके ये स्टॉक्स निकाले और पूरी टीम को काम पर लगाकर कुछ बेहतरीन स्टॉक्स जो ढूंढे। चलिए 9 स्टॉक एक साथ नहीं लूंगा, मैं एक काम करता हूँ, पहले शुरुआत कीजिए 3 स्टॉक के साथ। पहले 3 स्टॉक कौन से हैं आपके, वो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, 3 स्टॉक्स की आदत भी है हमारी, 3 स्टॉक से देते हैं, कई शोज आते हैं तो 3 स्टॉक देते हैं। और पहला स्टॉक है, देखिए मेटल्स काफी चल रहे हैं और धूम मचा रखे हैं, और आज मैंने मॉइल देते हुए भी चैनल पे सुना है और हमेशा मैं देता हूं, बट उसी का ही एक पियर है, दैट इज संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड। एक बेहतरीन, देखिए घोरपड़े जो रॉयल फैमिली है संदूर की, उनकी प्रमोटेड ये कंपनी और बहुत पुरानी कंपनी है, मतलब 1833 से संदूर में माइनिंग हो रही है और 1954 से ये कंपनी कार्यरत है और फैंटास्टिक फंडामेंटल्स है। और सबसे बढ़िया बात है 8 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक चल रहा है, और उससे भी बढ़िया बात है बुक वैल्यू के आसपास चल रहा है। और पिछले अगर 3 साल की प्रॉफिट की कैगर देखें तो करीब 38% की कैगर, 5 साल की 56% की कैगर प्रॉफिट की ग्रोथ, और सेल्स ग्रोथ करीब 15-16%। और माइनिंग स्टॉक्स में मैं वैसे भी बहुत ज्यादा बुलिश रहता हूं, क्योंकि मैंने राजस्थान में रहते हुए माइनिंग कंपनीज को देखा है ग्रो करते हैं और कैसे वहां पे ओपीएम्स होती है। एनएमडीसी भी मैंने कई बार रिकमेंड किया, 80% तक की ओपीएम्स पे काम करते हैं, तो यहाँ पे भी ये कंपनी बहुत बढ़िया ओपीएम पे काम करती है, 32-33% की। और बढ़िया बात यह है कि अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो वो भी बहुत एनकरेजिंग है और पिछले कई सालों से कंटिन्यूअस ग्रोथ आ रही है। सो आई फील कि जहां पे प्रोमोटर्स इतने स्ट्रांग हो, एक पेडिग्री स्ट्रांग है, मेटल्स चल ही रहे हैं, और कई बार ये भी होता है कि मेटल्स नहीं भी चल रहे हो तो ये स्टॉक्स जो माइनिंग वाले स्टॉक्स है इनमें बहुत रेजिलियंस रहता है, क्योंकि ये माइनिंग वाली कंपनी है। सो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए इन लेवल्स पे। अच्छे नेट प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनी है, 25% की नेट प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम करती है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी एनकरेजिंग। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लेके आराम से 1370-1410 के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। ओके, तो पहला स्टॉक जो आपके लिए है वो है संदूर मैग्नीज। जिन साहब से और भी स्टॉक लें उससे पहले जल्दी से एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, बाय करके चलना है जिंदाल स्टील, जिसमें एक ब्रेकआउट आ रहा है 434 के लेवल के पार। जैसे ये निकला है एक बड़ा वाला ब्रेकआउट है, 435 का करंट भाव है, यहाँ पर बाय करें। 434 आता है तो ऐड करें। आपका स्टॉप लॉस 431 का होना चाहिए, सिर्फ 5 रुपए की रिस्क बनेगी, और आपका टारगेट होगा 445 जो शायद आज के दिन में ही आ सकता है।
ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी की राय वागले साहब की तरफ से। एक एक करके कुछ स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहे हैं और एक बढ़िया कॉल अनिल जी की तरफ से भी तैयार है। तो बिगुल अनिल जी के लिए कल के 2000 का। बताएं सर। दीप, खरीदारी करने की राय है और खरीदारी करनी है एनएमडीसी के फ्यूचर्स में, और एनएमडीसी का फ्यूचर्स इस वक्त चल रहा है 139 रुपये के आसपास। हाँ, 140 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर खरीदारी करने की राय, और खरीदारी करने की राय इसलिए है कि सबसे ज़्यादा चाइना में ट्रेड होने वाला जो आयरन ओर का फ्यूचर है, वो सितंबर की एक्सपायरी वाला जो फ्यूचर है, वो आज 4.25% वहाँ पर मजबूत है। और ये 4.25% मजबूत होने के बाद इसका जो दाम है 119.05 युआन प्रति टन, ये अब तक का हाईएस्ट दाम है। जो सितंबर डिलीवरी वाले जो फ्यूचर्स है वो 4% से ज़्यादा बढ़े हैं, नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे। तो इंटरनेशनल मार्केट में, चाइना के मार्केट में जो आपके दाम बढ़ रहे हैं आयरन ओर के, वो घरेलू कंपनियों के लिए भी बहुत बढ़िया। एनएमडीसी से बढ़िया कोई है नहीं जिसके लिए बड़ा फ़ायदा हो। तो ये इसके चलते जो ग्लोबल मार्केट्स में जो तेज़ी होती दिख रही है आयरन ओर के दामों में, उसका फ़ायदा यहाँ एनएमडीसी को भी मिलेगा। तो सीधे सीधे आयरन ओर के तौर पर देख रहे हैं तो एनएमडीसी देख लीजिए, और स्टील के तौर पर देख रहे हैं तो टाटा स्टील देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक खरीदारी करने का बढ़िया मौका बन सकता है। तो एनएमडीसी में खरीदारी करनी चाहिए आज और 1-2 दिनों के लिहाज से। 143 और 146, 150 ये 3 रखिएगा टारगेट। 137 का छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगाकर एनएमडीसी में खरीदारी करने की राय है आपके लिए। तो ये एक और स्टॉक है जो एक्शन दिखाने को तैयार है। मेटल्स में मंदी बिल्कुल करनी नहीं है, और ग्लोबली अब चाइना में अगर इस तरह का माहौल बनता हुआ दिख रहा है तो ये स्टॉक तेज़ दौड़ लगाने के लिए तैयार होता हुआ दिखेगा। क्योंकि वागले साहब ने जेएसपीएल लिया है, वागले साहब से एनएमडीसी के चार्ट्स पर भी एक बार राय ले लूँ। वागले साहब जरा देखिए। चलिए वागले साहब। अनिल जी वागले साहब, आपकी आवाज आ रही है, अब बोलिए जी। अनिल जी, मुझे अगर आप पूछेंगे ना तो मेरा व्यू पॉजिटिव है, लेकिन मैं आज के आज ये मुंह है कि ये कह नहीं सकता। ये आप मल्टीपल 3 दिन में इसने मल्टीपल 138 का सपोर्ट लिया है, जो मेरे हिसाब से ब्रेक होना नहीं चाहिए। तो आपका स्टॉप लॉस 2-2.5 रुपए के ऊपर नहीं होगा, 137.50 का स्टॉप लॉस होगा। मेरा पहला टारगेट 145-146 होगा, यहाँ पर अटक सकता है। और अगर ये पार कर देता है फिर 150 तक स्टॉक जाना चाहिए। 145 और 146 यही दूसरा टारगेट मैंने भी दिया है। 143, 146, 150 अच्छा ये दिया है। तो इसके साथ ही एक चीज़ और याद आई, वो भी बता दूं। कैडिला हेल्थ केयर जो हमारा कल का 2525 रुपये में कल हमने खरीदारी करने की राय दी थी, और दीप वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लें अब एक बार, क्योंकि सारे टारगेट्स हासिल हो चुके हैं। 534 का पहला टारगेट था, 540 का दूसरा टारगेट था, ये सुबह आगे थे, और हमने कहा था 550 के टारगेट के लिए होल्ड करिए आप, स्टॉप लॉस 530 पर ले आइए और होल्ड करिए। 550 का भी टारगेट हासिल हो गया और उसके भी पार निकल गया। तो 558 ये हाई है इस वक्त, ये लेवल अभी चल रहा है। हाई तो 568 का बनाया है, सोचिए। तो अब आपके लिए प्रॉफिट बुक करने की राय, सारे टारगेट्स हासिल हो चुके हैं कैडिला हेल्थ केयर में। आइए स्टॉक नंबर 2 जैन साहब की तरफ से। पहला है संदूर मैग्नीज। जैन साहब दूसरा स्टॉक बताएं। बिल्कुल मजे की बात, देखिए मैं एनएमडीसी का जिक्र कर रहा था उस दौरान, और मेटल्स और माइनिंग्स और ओर की कंपनियां, तो संदूर मैंगनीज उसी तर्ज पे थी। अब जो दूसरी कंपनी है वो है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए ये अभी रिसेंटली आईपीओ आया था 94-95 के लेवल्स पे, और उसके बाद अच्छा खासा ये ऊपर भी गया था, इनफैक्ट 190 के लेवल्स दिखा रहा है ऊपर, और वहां से ये करेक्ट होके अब एक अच्छे खासे लेवल्स पे है। तो मुझे इस स्टॉक में बहुत बढ़िया कन्विक्शन आता है। और मैं अनिल जी आने के पहले एक मैं डिस्क्लोजर और एडमिट करूंगा कि मैं आपका यूट्यूब का वीडियो देख के आया था 3-3.5 मिनट का, और जिस दिन इसकी लिस्टिंग थी तो बहुत बढ़िया वीडियो था, और उससे मेरे को बहुत चीजें क्लियर हुई। मेरी रिसर्च काफी कम हो गई। सो 1/9 रिसर्च जो है 9 स्टॉक्स में, उसकी क्रेडिट आपको इसमें जाएगी। तो टेलीकॉम की एक कंपनी मान लीजिए आप, और ये मोनोप्सोनिक, मतलब क्या होता है, रेलवेज डिपार्टमेंट अभी है और रेलवे सिंगल बायर है इस कंपनी का, तो ये मोनोप्सोनिक बिजनेस में है। तो वहां पे थोड़ा सा कई बार वैल्यूएशंस कम मिलते हैं कि सिंगल बायर है रेलवेज का, कभी कोई प्लान चेंज हो, कभी कुछ वो हो, तो ये लोग कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी एंट्री लेने की सोच सकते हैं, जो कि मैं आपके वीडियो से मुझे पता चला था। और इस कंपनी को आप कंपेयर करने के लिए टाटा कम्युनिकेशन, एयरटेल, जियो कई है, या इवन स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स थे दे वर एस्टोनिशिंग, मतलब बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स थे। और आप देखिए, मतलब कोई कंपनी अगर
दिसंबर में 2019 में अगर 53 करोड़ कमा रही और उसके सामने 94 करोड़ का पैट था दिसंबर 2020 में, ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है, 42 करोड़ का सिर्फ डेट्स है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। एक पीएसयू है, इसीलिए कई बार थोड़े सुस्त चलते हैं, बट एक मिनी रत्ना की कैटेगरी 1 की पीएसयूज है। अब जो पहले जो पीएसयूज के साथ एक ओवरहैंग रहता था वो भी अब खत्म हो गया अननेसेसरली कि पीएसयूज चलने नहीं है। बट अब मुझे लगता है जिस तरीके के रिटर्न नंबर, जिस तरीके के फंडामेंटल्स और जिस सेगमेंट में ही है, क्योंकि मैं कोरोना काल चल रहा है तो मैं सेगमेंट्स पे भी और सेक्टर्स पे भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो रखा हूं। सो टेलीकॉम एज अ सेक्टर एंड द सेगमेंट इट इज इन, ये सेक्टर चलेगा। सो ओवरऑल मुझे लगता है 130 का टारगेट आने वाले 6 से 9 महीने के लिए इसको लेना चाहिए स्टॉक। ये स्टॉक्स हैं आपके लिए जिन पर आपको करना है फोकस। आइए बढ़ते आगे, और हमारे साथ अब विजय चोपड़ा साहब भी कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, एनोक वेंचर्स के। चोपड़ा साहब, फार्मा शेयरों में शानदार, जबरदस्त, दमदार, बढ़िया तेजी बनती दिख रही है। इतने बढ़ने के बावजूद अब भी आप हिम्मत है किसी में पैसा लगाने की? नमस्कार अनिल जी, मुझे लगता है कि काफ़ी स्टॉक्स जो हैं वो अपने निचले स्तरों से 60-70% ऊपर आ चुके हैं। अभी भी एक स्टॉक है जो मुझे लगता है कि इसमें दमखम है जाने का, वो ग्लेनमार्क है। मैंने आपके ही शो पे शायद पिछली बार बोला था, पिछले हफ्ते, कि ग्लेनमार्क अपना डेट रिकास्ट कर रहा है, प्लस एक आईपीओ लेके आ रहा है, उसके चलते लिक्विडिटी इश्यूज इसके सॉर्ट आउट होंगे, और जो महंगा डेट है उसको वो सस्ते डेट से कन्वर्ट कर रहा है। तो ग्लेनमार्क में अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है और अपने हाई से बहुत दूर है अभी भी। तो ग्लेनमार्क मुझे अच्छा लगता है, इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, ग्लेनमार्क ये है वो स्टॉक जो पसंद है इस वक्त। चोपड़ा साहब को भी इस स्टॉक पर भी रखिएगा नजर। आइए स्टॉक नंबर 3, संदूर मैग्नीज रेलटेल, और जैन साहब बताएं तीसरा स्टॉक आपका आज के लिए। तीसरा स्टॉक एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है और फाउंड्रीज, और इनमें है दिशा इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक कई बार मैं जेम्स के लिए भी सोचा था, बट थोड़ा सा लिक्विडिटी कम रहती है इसीलिए कई बार नहीं दे पाते हैं, बट फैंटास्टिक क्वालिटी स्टॉक है। सबसे बढ़िया बात है इसकी इक्विटी बहुत छोटी है, सिर्फ 1 करोड़ की इक्विटी वाला ये स्टॉक है, और उसके सामने इसके अगर फंडामेंटल्स देखें तो 75% तो प्रोमोटर होल्डिंग है ही है, जीरो डेट कंपनी है, एक एमएनसी है, और उसके सामने पिछले 3 साल की कैगर देखे प्रॉफिट की तो 37% के लगभग है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 25-26%। सो फैंटास्टिक क्वालिटी स्टॉक, दिशा इंडिया को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए। ये आराम से ये स्टॉक मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 5300, 5450 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, तो ये हैं आपके लिए एक और स्टॉक जैन साहब की तरफ से। तो 3 स्टॉक्स हो गए जैन साहब की तरफ से, कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स जैन साहब देने की तैयारी में है। तब तक एक बार बाजार पर नजर डाल दीजिए। सारी गेन्स गिव अप कर चुका है निफ्टी। अब आप 50 अंक नीचे देख रहे हैं। मोर इंपॉर्टेंटली 14300 पर अब निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करते हुए दिख रहा है, और निफ्टी बैंक भी फिलहाल 100 अंक नीचे आपको इस समय दिखेगा। तो थोड़ा बाजार में मुनाफा वसूली आ रही है। कल की मिडवीक हॉलीडे से पहले आप गिरावट का प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं। एसीसी जहां पर आज सुबह हमने 6% का गैप अप देखा था, अब आपको 2% नीचे दिख रहा है। तो ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। अंबुजा भी अब 1-1.5% नीचे ही आपको आते हुए दिखेगा। कुछ सुबह के जो बिग विनर्स हैं वहां पर गिरावट हो रही है। एक्सिस बैंक ने अपनी पूरी गेन्स गिव अप कर दी हैं। अगर आप सुबह से एक्शन देखेंगे इस काउंटर पर भी, वहां पर भी वीकनेस आती हुई दिख रही है। एक बार जरा एक्सिस बैंक पर राय लेते हैं नितिन जी की तरफ से। नितिन जी, दिग्गज बैंक्स पर एक बार फिर से प्रेशर, बैंक निफ्टी गेन्स गिव अप कर रहा है, एक्सिस बैंक पर क्या राय है सर? देखिए, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इनमें अगर आप इंट्राडे वॉलेटिलिटी है, बट अगर आप ओवरऑल एक्सपायरी वाइज देखेंगे तो लोअर लोज हैं, और ट्रेंड जो है वो ओवरऑल डाउन ट्रेंड है। और दूसरी बात ये है कि अब अगले वीक एक्सपायरी आ रही है, ये जो एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि जो हम सपोर्ट लेकर के चल रहे हैं बैंक निफ्टी में, वो 31,000 से लेकर 30,800 के आसपास वो ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम मंथली एक्सपायरी के आसपास आएंगे तो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसके ब्रेक होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी जो हम मार्केट में देख रहे हैं, सेल ऑन राइज की सिचुएशन हमें दिख रही है। उसी तरीके से एक्सिस बैंक जो है वो ट्रेंड डाउन लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 630 से 625 की तरफ इस मंथली एक्सपायरी में आनी चाहिए। 660 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। यहाँ पे 650 की पुट ऑप्शन लेकर के भी ट्रेड कर सकते हैं। व्यू एक्सिस बैंक में लग रहा है कि नेगेटिव की तरफ, नीचे 640 तक के टारगेट बन सकते हैं। ये है आपके लिए राय इस वक्त
एक्सिस बैंक पर यहाँ पर पुट ऑप्शन बैंक्स में खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। बस 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी तैयार है, लेकिन उससे पहले तैयार है सेठी साहब, बिगुल सेठी साहब के लिए लेते हैं सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। लगातार बार बार खरीदारी करने की राय देने वाले सेठी साहब का स्वागत है। सेठी साहब, आज भी खरीदना ही है ना 2 स्टॉक? हाँ बिल्कुल अनिल जी, खरीदना है। कैश मार्केट का स्टॉक है, एफएनओ का स्टॉक है। ओके, अनिल जी, बाजार कैसा भी हो, जब स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं तो उसी थीम पे जाना चाहिए। कल मैंने सुबह आईनियस स्टैबिलाइजेशन शॉर्ट टर्म के लिए दिया था 1060 में, 1125 के टारगेट थे। आज देखिए 1125 के टारगेट अचीव हो गए। और खाली आईनियस ही नहीं, बाकी के भी जो दोनों स्टॉक थे एसपीएल में, दोनों ने भी बहुत अच्छा किया। अल्बर्ट डेविड था, ग्राइंडवेल नॉर्टन था, और फिर हाल ही में आप स्टॉक्स देखिए, हाइकल 176 वाला अभी 205 हो गया, लॉरस लैब 370 वाला 420-25 हो गया, एफडीसी चला है, आंध्रा शुगर चला है। तो बाजार खराब होने के बावजूद भी फंडामेंटली जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो थोड़ा समय लेते हैं, बट जरूर चलते हैं। हमें क्या बिल्कुल थोड़ा सा ही समय ले रहे हैं, बाकी तो कितना समय ले लेते आप सोच भी नहीं सकते। तो बहुत ही शानदार एक्शन सारे स्टॉक्स में आ रहा है, वो भी तब जबकि बाजार का सपोर्ट नहीं है। बाजार चल रहा तब तो सारे ही चल जाते, लेकिन नहीं, बाजार ना चलने के बावजूद स्टॉक्स जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कमाल के हैं। बताएं सेठी साहब, आज का पहला स्टॉक? अनिल जी, आज का पहला जो स्टॉक है कैश मार्केट का स्टॉक है, सीमेंट कंपनी है। कल एसीसी के हमने नतीजे देखे, नतीजे बेहद दमदार थे, और मुझे लगता है ये जो क्वार्टर है सीमेंट सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने एक साउथ बेस्ड छोटी सीमेंट कंपनी को पिक किया है, एनसीएल इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 175 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। सिकंदराबाद बेस्ड एक सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने वाली कंपनी है। पोर्टलैंड सीमेंट भी बनाती है और रेलवे स्लीपर्स के लिए स्पेशल सीमेंट बनाती है। कंपनी की कैपेसिटी है 27 लाख टन की, और नागार्जुना सीमेंट के नाम से इनका सीमेंट काफी पॉपुलर है साउथ में। फिर इनका एक जर्मनी की कंपनी है बाइजन वर्क, आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, उनके साथ टाइप है, उनके साथ मिलकर ये बाइजन सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड्स बनाती है, जो कि रूफिंग और पार्टीशंस में काम आती है। फिर यूपीवीसी विंडोज और रेडीमेड डोर्स भी बनाती है। फिर इनके 2 हाइड्रो पावर प्लांट है, जिनका इन्होंने स्टेट डिस्कॉम्स के साथ पीपीए किया हुआ है। तो ऑल इन ऑल काफी अच्छे सारे खासे बिजनेसेस है। अच्छी बात है कि वैल्यूएशंस के लिहाज से स्टॉक बहुत ही सस्ता है, 6-7 के मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है। दिसंबर क्वार्टर में दमदार नतीजे थे, प्रॉफिट आया 41 करोड़ का, जो कि पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में सिर्फ 5 करोड़ का था। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिसंबर क्वार्टर में थे 18% के। एक अच्छा डिविडेंड देती है 2.5 रुपए का। और बाकी जो एक और अच्छी बात है वो ये कि पिछले 4 क्वार्टर से प्रोमोटर्स ने हर क्वार्टर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये जो लॉकडाउन के दौरान जून 2020 से लेके अभी मार्च 2021 तक में 2-3% हिस्सेदारी प्रोमोटर्स ने बढ़ाई है, विच इज ऑल्सो गिविंग कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में 190 रुपए तक के टारगेट बिल्कुल अचीव कर सकता है। स्टॉप लॉस रखना है 160 रुपए का। इसके साथ 190 के टारगेट के लिए एनसीएल इंडस्ट्रीज में खरीदारी का है। ये जर्मनी की कौन सी कंपनी के साथ टाइप के आप बता रहे थे? वो बाइजन, BISON, बाइजन वर्क के, WERKA। अभी कैसे इसको जर्मन प्रोनाउंस करते हैं वो तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, आपके बगल में तो वो हिमांशु दीपांशु है, उनको जरूर पता होगा। हाँ, दीपांशु से भले पूछ सकते हैं, बाकी तो आप है ना पैनल की तो कोई बिल्कुल चिंता ना करें। मतलब आप तो इतना पढ़ के आकर इतना मुश्किल से प्रोनाउंस करें, तो हमारे तो बिना पढ़े खाली सुन के तो कोई चांस ही नहीं है। तो आप एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो उच्चारण कर रहे हैं वो एकदम सही है। बाकी अगर दीपांशु अगर इस पर आप विशेष टिप्पणी करना चाहें तो बताएं कैसे बोलना है इसको। सर आइडिया तो मुझे भी नहीं है, एक बार अगर साइट विजिट हो जाए तो शायद मैं इस पे भी बताता हूं। चलिए, तो एक बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरा यातायात खुलने दें, आना जाना शुरू हो जाए, उसके बाद सेठी साहब आपको इस जगह पर ले जाएंगे, वहाँ पर साइन बोर्ड दिखाएंगे और बताएंगे और पूछेंगे कि इसे कैसे उच्चारण करना है। और उस समय सेठी साहब जो सीखेंगे, जो वो ग्राउंड लेवल पर जो लर्निंग होती है ना, उसकी बात ही अलग है। सेठी साहब तैयार है ना उसके लिए? हाँ। चलिए बताइए सर, दूसरा स्टॉक आज के लिए। अभी देखिए अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है उसको रिकमेंड करने के लिए तो आज के बाजार में हिम्मत चाहिए पूरी। बिल्कुल। बाजार में देखिए ऊपरी लेवल से एक बहुत अच्छा करेक्शन, एक मतलब बहुत ही बड़ा करेक्शन या गिरावट आ गई है बाजार में। यहाँ पे अनिल जी मुझे लगता है ये 558-60 के लेवल पे आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स को खरीदना चाहिए। एक्चुअली इस तरह की जब गिरावट आती है तो सबसे जो पहला सेक्टर होता है जो कमजोर होता है वो ये बैंक और एनबीएफसी का है, बट फिर भी मैं हिम्मत कर रहा हूँ आज आईसीआईसीआई बैंक को
बाई के लिए रिकमेंड करने के लिए, बिकॉज इसके इस शनिवार को नतीजे आएंगे और स्टॉक अभी ऊपर से अपने जो रिसेंट हाइज है या आज के भी हाइज देखेंगे वहां से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। मुझे लगता है ये शनिवार को जो इसके नतीजे आएंगे, नतीजे बेहद दमदार रहेंगे। कल हम बंद है और परसों से जब हम ट्रेड करना शुरू करेंगे तो इन एंटिसिपेशन ऑफ गुड रिजल्ट्स मुझे लगता है इसमें एक अच्छी तेजी बननी चाहिए। तो इस स्टॉक में करंट लेवल जो 558-59 के लेवल है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। टारगेट रहेगा 575 का, स्टॉप लॉस रखना है 550। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक यहां पर करके चले खरीदारी। एक बैंकिंग शेयर पर सीडी साहब का राय आ रही है, अच्छा डिप मिला है तो आप वापस यहां पर खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं, और साथ ही एनसीएल इंडस्ट्रीज जो सीडी साहब को पसंद है। शुक्रिया सीडी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन शॉर्ट टर्म पिक्स शेयर करने के लिए। पर आइए, बाजार में जो उतार चढ़ाव चल रहा है उस पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, ये जानते हैं अनिल जी के साथ। सर, आज हम देख रहे हैं कि थोड़े ग्लोबल बाजार भी सुस्त हैं। जो कल शाम अमेरिकी बाजारों में सुस्ती देखी थी उसी का आज भी आप इंपैक्ट आते हुए देख रहे हैं। तो सुबह जो डाउ फ्यूचर्स हमने 100-125 अंक ऊपर देखे थे, फिलहाल अब सारी गेन्स गिव अप कर मामूली गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वहीं अगर आप नैस्डैक की बात करें तो वहां पर भी जो उनके फ्यूचर्स हैं वो थोड़ी सी आपको गिरावट इस समय दिखा रहे हैं। तो मॉर्निंग जो एक्शन था वो गिव अप कर दिया है अमेरिकी फ्यूचर्स ने। कल हमने देखा कि जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड थी वो काफी बड़ी थी, उनकी 1.6 के लेवल पर आई थी, फिलहाल 1.62 के लेवल पर है। तो थोड़ा रोटेशन उसकी वजह से भी आ रहा है। यूरोप के बाजारों में आधे से 1% की गिरावट है, तो हल्की सी गिरावट वहां पर भी है। और एशिया में भी हांगकांग एकदम सपाट क्लोज हुआ था, जापान और चीन तो गिरावट के साथ ही बंद हुए। तो ग्लोबल मूड माहौल थोड़ा सुस्त है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है, बट थोड़ी सुस्ती जरूर दिख रही है सर। ओके, तो ये है आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स का हाल। और थोड़ी बहुत जो भारतीय बाजारों में प्रॉफिट बुकिंग आई उसकी 2-3 वजह। पहला तो एक ही थोड़ा डाउ फ्यूचर्स ऊपर से नीचे आए। दूसरा, एक कल के सेशन में एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े थे, तो ऐसे में ऊपरी लेवल पर टिकना थोड़ा सा मुश्किल। तीसरा ये कि कल छुट्टी है और परसों एक्सपायरी का दिन भी है, और फिर लॉकडाउन से रिलेटेड कई खबरें और इस तरह की आ भी रही कि एक के बाद एक और कई राज्यों में, शहरों में थोड़ा लॉकडाउन सख्त हो सकता है, उसको लेकर भी थोड़ा डर है। उम्मीद इस बात को लेकर है कि वैक्सीन को लेकर, साथ ही दवाओं को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर सप्लाई बढ़ने के पूरे आसार और पूरे जोर शोर से उस पर काम चल रहा है। तो इन सब के बीच में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आना लाजमी, और वो आने की बड़ी वजह भी यही है कि आप बड़े गैप से खुलें। अब समस्या एक ही है, इससे गैप से खुलने में ये जो ऊपर से नीचे आए इसमें तेजी करने वाले ट्रेडर्स थोड़े फंस गए हैं। कैसे? 14,300 के नीचे आप इस वक्त ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और परसों की एक्सपायरी के लिहाज से अगर आप देखें तो 14,300 के नीचे ट्रेड करने के बाद 88 लाख शेयर पुट में ऐसे हैं जो रिस्क पर है। पुट राइटर्स जिन्होंने पुट बेचकर तेजी की पोजीशन बनाई है 88 लाख शेयर, क्योंकि 14,300 के पुट पर 36 लाख शेयर हैं, 14,400 पर 22 लाख शेयर हैं, और ऊपर के थोड़े बहुत और, तो ये थोड़े से रिस्क पर है। तो 14,300, पहली चीज़ तो ये कि आज की क्लोजिंग आपको 14,300 के नीचे नहीं चाहिए। अगर 14,300 के नीचे आज बाजार बंद होते हैं तो फिर समस्या थोड़ी सी बढ़ सकती है, और फिर आपके लिए परसों के लिए भी संकेत थोड़ी कमजोरी के और खराबी के आते हुए दिखेंगे। तो क्लोजिंग बेसिस पर 14,300 का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें, पहली बात। और 14,200 के नीचे अगर गलती से हो बंद, तब तो बिल्कुल ही 100% आपको अपनी तेजी की पोजीशन कम कर लेनी चाहिए, ये डेटा के लिहाज से। अगर 14,300 के ऊपर हम बंद हो पाते हैं तो कमज़ोर तो हैं, लेकिन उतने बुरे नहीं। 14,400 अब पार करना होगा मुश्किल। तो बचे हुए समय के लिए ऊपरी स्तरों पर 14,400 आपके लिए लक्ष्मण रेखा हो गई। और क्यों हो गई वो मैं बता दूं। 14,400 के कॉल्स पर 39-40 लाख शेयर हैं, जिसमें से 17 लाख शेयर आज ही जुड़े। तो 14,400, 14,500 दोनों जगह दबाकर कॉल राइटिंग हुई है, दबाकर कॉल बेचे गए, यानी कि मंदी की पोजीशन बनी है। तो ऊपर चढ़ पाना, टिक पाना बाजार के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो 14,400 आपके लिए ऊपर की लक्ष्मण रेखा, 14,300 होल्ड करने के लिहाज से, और नीचे 14,200। तो ये बहुत क्लियर कट तीनों लेवल्स आपके लिए निफ्टी पर निकल कर आ रहे हैं। तो जैसे ही ऊपर आए, जैसे 14,350, 14,400 की रेंज में अगर आ जाता है तो वहाँ पर आपको हल्का होना चाहिए, और 14,300 के नीचे जब तक बने तब तक रिस्क नीचे की और ज़्यादा है। तो क्लोजिंग 14,300 के ऊपर की होना बहुत ज़रूरी। देखते हैं 3 बजे तक बाजार का कैसा प्रदर्शन रहता है, पहली बात। दूसरी चीज़, बैंक निफ्टी में आई है 31,000, ये मेक और ब्रेक लेवल है। 31,000 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा तो यहाँ पर रिस्क बढ़ जाएगी। करीबन 40 लाख शेयर बैंक निफ्टी पे ऐसे शेयर होंगे जिनकी परसों एक्सपायरी है, और 31,000 के नीचे वहाँ पर ये पुट राइटर्स जो है वो रिस्क पर आ जाएंगे। तो 31,000 जब तक होल्ड हो रहा है तब तक आप खराब तो हैं, लेकिन उतने बुरे नहीं। और 31,500 अब आपको पार करना मुश्किल होगा। तो बचे हुए समय के लिए नीचे 30,500 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 31,500 रुकावट है, 31
36,000 मेक और ब्रेक लेवल है। तो ऑलमोस्ट मेक और ब्रेक लेवल के आसपास, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर बैंक निफ्टी है। ऑलमोस्ट मेक और ब्रेक लेवल 14,300 से थोड़ा सा नीचे निफ्टी है। तो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखिए और देखते हैं आखिरी 3 बजे तक बाजार किस तरह का मूव देता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्लोजिंग बेसिस पर। जी दीप। क्लियर है सर। तो 3 बजे के बाद बाजार किधर जाता है वो इंपॉर्टेंट है, बट दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के करीब हैं। चलिए, इंडेक्स पर थोड़ी सुस्ती आ रही है, पर स्टॉक्स पर कैसा है एक्शन, आइए कुछ और कॉल्स लेते हैं एक्सपर्ट्स के साथ। पहले चलते हैं जय ठक्कर के पास, जय के जैकपॉट के लिए। बताएं जय। दीपांशु, ये जो शार्प फॉल देखने मिल रहा है उसमें आईटी का काफी एक मैं कहूँगा योगदान है, इसीलिए HCL टेक का 960 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन हमें खरीदना है, जो करीब अभी 17.5-18 पे मिल रहा है, 17.5-18 के आसपास ये मिल रहा है। इसको खरीद कर चलना चाहिए दीपांशु। मुझे ऐसा लग रहा है कि HCL टेक में हमें एक अच्छी गिरावट देखने मिल सकती है। सॉरी, टेक महिंद्रा का 960 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है, जो 17.5-18 के आसपास मिल रहा है। इसमें हमें अच्छी खासी एक गिरावट देखने मिल सकती है। पूरे आईटी इंडेक्स में मेरा ये मानना है कि हमें अच्छा खासा एक फॉल देखने मिलेगा। एंड ऊपर में इसके जो फर्स्ट टारगेट रहेंगे दीपांशु, डेट वुड बी 25, सेकंड टारगेट बनेगा 29.50। 25 एंड 29.50 ये दो टारगेट्स के लिए इसको खरीदना है। टेक महिंद्रा का 960 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे में आपको प्लेस करना है 14 पर, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है। रीजन ये कि लेटेस्ट ब्रेकआउट जस्ट आ रहा है टेक महिंद्रा में, और इसमें मेजरली ये देखने मिला है कि जो काइंड ऑफ एक पैटर्न हमें HCL टेक में देखने मिल रही है, सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न टेक महिंद्रा में देखने मिल रही है, और HCL टेक ऑलरेडी 3% से ज्यादा गिर चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टेक महिंद्रा भी फॉलोअप करेगा, और निफ्टी आईटी इंडेक्स ओवरऑल गिव अप कर चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 24,500 तक के लेवल्स 1-2 दिनों में निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने मिलना चाहिए। यह है आपके लिए राय HCL टेक का पुट ऑप्शन खरीदने की जय की तरफ से। बाजार थोड़े कमजोर ही हैं, और आइए इस कमजोर बाजार में रामनवमी के उपलक्ष्य में जैन साहब आपको दे रहे हैं 9 बेहतरीन शेयर। 3 स्टॉक हो चुके हैं, संदूर मैग्नीज, रेलटेल और डीसा इंडिया। बताएं जैन साहब, आपका चौथा स्टॉक। चौथा स्टॉक है ISGEC हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी अगेन, और सबसे बढ़िया बात है ये मशीनरी और इक्विपमेंट्स बनाती है, इंजीनियरिंग, EPCs और ये सब के लिए, और बहुत सारे सेगमेंट्स के लिए। आप ये मान लीजिए, मैं यही कहूंगा कि इस स्टॉक में जो पिछले 3 क्वार्टर्स थे वो फैंटास्टिक थे। अगर जून 2019, सितंबर 19 और दिसंबर 19 से अगर कंपेयर करें तो पिछले तीनों क्वार्टर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे थे। मतलब सब में ऑलमोस्ट 20-20, 25-25% की YOY ग्रोथ है। सो ओवरऑल पिछले, अगर मैं पूरे फंडामेंटल्स को देखूं और इक्विटी साइज और सबको देखता हूं, प्रोमोटर्स की स्टेक को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए इन लेवल्स पे, और आने वाले दिनों में ये आराम से मुझे लगता है 630, 650 का लेवल्स छू सकता है 6 से 9 महीने के। तो ये आपके लिए ISGEC हेवी इंजीनियरिंग, ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। 630, 650 9 महीने के लिए टारगेट। स्टॉक नंबर 5 जैन साहब बताइए। ये स्टॉक नंबर 5 है, आज काफी चर्चित स्टॉक है, और फार्मा देखिए धूम मचा रखे हैं, और कल भी मैंने फार्मा, आज भी फार्मा जैन साहब के जेम्स में दिया, और एक ये कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज ये स्टॉक में दिया हूं, और इसमें आज भी देखिए कोई दिग्गज निवेशक की अगर मार्च की अगर आप होल्डिंग देखें तो वो बढ़ के आई है। सो दैट रियली गिव्स अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस। प्रोमोटर्स की स्टेक बढ़िया है, और ओवरऑल मुझे लगता है कि जिन लेवल्स पे ये स्टॉक और फार्मा स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो 16-17 के पी मल्टीपल पे कोई स्टॉक है, 37 का ROC है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर करीब 30% के, लगभग 5 साल की 52%। इन सब फंडामेंटल्स को देखते हुए, और एक ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी मानूंगा मैं, 21 करोड़ का सिर्फ डेट है। सो ओवरऑल इन सब फंडामेंटल्स को देखते हैं तो कैप्लिन पॉइंट शुड एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द फार्मा रैली। थोड़ा सा स्लो रन किया है, अब मुझे लगता है कैचअप करेगा 570, 590 के टारगेट्स के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। तो ये है आपके लिए कैप्लिन पॉइंट। एक और स्टॉक आज सुबह सुर्खियों में था ही, खबर आई भी थी कि आशीष कचोलिया साहब ने यहाँ पर थोड़ी अपनी स्टेक बढ़ाई है, और सुबह किरण जी ने भी अपने पिक ऑफ द डे के तौर पर कैप्लिन पॉइंट को दिया था 525 के टारगेट के लिए, और वो ये भी कह रहे थे 525 पे भी बेचना नहीं है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिव्यू करना है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं फोकस में ICICI प्रू के नतीजे के बाद। क्यों?
बताने के लिए तैयार है देवांशी बताइए। बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि मार्च महीने में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो काफ़ी बढ़ते हैं, लेकिन इस बार इन्वेस्टमेंट के तौर पर हम देख रहे हैं कि जितने भी लाइफ इंश्योरेंस हैं उनके प्रीमियम में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मार्च का महीना अगर आप देखते हैं 2021, तो वहाँ से ईयर ऑन ईयर 70% जो न्यू बिजनेस प्रीमियम होते हैं या जो नई पॉलिसीज़ होती हैं उसमें 70% तक का राइज देखने मिला है। अब इसकी कई वजह है। सबसे पहले तो लो बेस था, क्योंकि पिछले साल अगर मार्च की बात करें तो बहुत ही सडन लॉकडाउन आया था और उसके बाद कोई कामकाज नहीं हुआ था इंश्योरेंस कंपनीज में। दूसरी बड़ी वजह कोविड है, जहां पे हमने देखा कि इस बार जो नई पॉलिसीज हैं, नए प्रोडक्ट्स हैं, टर्म लाइफ पॉलिसीज हैं, वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिक्री काफ़ी ज़्यादा होती हुई दिखी है और 70% तक का राइज यहाँ पे हमें देखने मिला है ओवरऑल। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप LIC को कंपेयर करते हैं जो कि मार्केट दिग्गज है, और अगर आप निजी कंपनीज को कंपेयर करते हैं तो इस बार हमने देखा कि जो निजी कंपनीज हैं उनकी जो बिक्री है वो काफ़ी बढ़ती हुई दिखी है। LIC में भी अच्छा जंप ज़रूर आता हुआ दिखा है। इस बार आप देखिए निजी कंपनियों के जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है उसमें करीब 83% तक का जंप आता हुआ दिखा है और LIC के जो नई पॉलिसीज़ है उसमें करीब 65% तक का जंप आता हुआ दिखा है। लेकिन ओवरऑल अगर सरकारी कंपनी से कंपेयर करते हैं तो निजी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार पूरे साल इस बार आता हुआ है। आप देखिए, अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो मार्च को छोड़ दीजिए, अप्रैल से अगर आप कंपेयर करते हैं तो केवल 6,730 करोड़ के आसपास के प्रीमियम्स थे। वहां से इस बार 43,400 करोड़ के जो प्रीमियम है वो बनते हुए दिख रहे हैं। इतना बड़ा जंप हमने देखा है। और इसके अलावा आप देखिए नवंबर से हम देख रहे हैं कि जो गिरावट है वो थमती हुई दिखी है और जो ग्रोथ है प्रीमियम में वो बढ़ती हुई दिखी है। यही नहीं, ICICI प्रूडेंशियल के जो आंकड़े भी आए थे वहाँ पे भी जो कमेंट्री थी वो काफ़ी शानदार बनती हुई दिखी थी। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस अब आने वाले साल में काफ़ी बढ़ता हुआ दिखेगा, मार्जिन काफ़ी बढ़ते हुए दिखेंगे। तो क्लियरली ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा फोकस है। वॉल्यूम्स पर अब जितनी भी निजी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो फोकस करती हुई दिख रही है और इसी के चलते आप देखिए सारे इंश्योरेंस कंपनीज में लगातार काफी अच्छी तेजी होती हुई दिखी है। तो ये है इंश्योरेंस कंपनियां जहां पर एक्शन भरपूर नजर आ रहा है। चोपड़ा साहब से राय ले एक बार, इंश्योरेंस कंपनियों पर नतीजे तो दमदार रहे हैं। चोपड़ा साहब, ICICI प्रूडेंशियल बाकी स्टॉक्स भी एक्शन में, आप क्या खरीदेंगे? HDFC लाइफ बहुत अच्छा लगता है अनिल जी, और ये बात मैं कई बार रिकमेंड भी कर चुका हूँ। अभी मैं जो चार्ट्स देख पा रहा था, पढ़ पा रहा था, तो उसमें 50 DMA के नीचे भी काफ़ी ट्रेड किया है इसने, करीब 650-60 के लगभग। और मुझे लगता है कि इसमें करेक्शन हो भी चुका है, ऊपरी स्तर इसने करीब 750 का छुआ था। तो यहाँ पे मुझे HDFC लाइफ बहुत अच्छा लगता है और HDFC की अपनी लीनियज है, अपना ब्रांड नेम है और इनका जो क्लेम परसेंटेज है वो भी बहुत अच्छा है। तो HDFC लाइफ में रिकमेंड करना चाहूंगा अनिल जी, यहाँ पर लिया जा सकता है 730-740 के टारगेट के। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए HDFC लाइफ में खरीदारी करने की राय, बेहतरीन स्टॉक यहाँ पर चोपड़ा साहब की पसंद का। आइए एक और स्टॉक रामनवमी स्पेशल का, 5 स्टॉक जैन साहब बता चुके हैं, यह है स्टॉक नंबर 6 और उसके बाद नितिन जी भी अपनी तरफ से एक बेहतरीन पिक आपको देने की तैयारी में। तो जैन साहब बताएं आपका छठा स्टॉक आज का। बिल्कुल, एक IT कंपनी है, जैसे कि फार्मा, IT, FMCG इन पे फोकस्ड है। R सिस्टम्स इंटरनेशनल, ये ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार इस नाम को जिक्र किया है चैनल पे, मैंने एक बार ही रेकमेंड किया पहले और वो अगस्त के महीने में किया था और उसके बाद सितंबर और दिसंबर के बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं तो उससे और बड़ा कॉन्फिडेंस आया है। देखिए आप, सितंबर 2019 में 11 करोड़ का पैट था, उसके सामने 27 करोड़ का पैट सितंबर 20 में, और दिसंबर का 23 करोड़ के पैट के सामने 29 करोड़ का पैट। तो इस तरीके के 2 क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद टारगेट्स अचीव करके वापस से नीचे थोड़ा मिल रहा है स्टॉक, क्योंकि मार्केट्स के करेक्शन में कई बार नीचे आते हैं स्टॉक, और कंसोलिडेट भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि डाउनसाइड रिस्क इस स्टॉक में बहुत कम है और अपसाइड बहुत बढ़िया दिखता है। फंडामेंटल्स आर फैंटास्टिक। पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर करीब 54% के लगभग, ROC 26-27%, और IT और IT एनेबल्ड सर्विसेज की कंपनी 16 के PE मल्टीपल पे मिले, ऑलमोस्ट 0 डेट कंपनी और ऐसे रिटर्न नंबर्स वाली कंपनी मुझे बहुत सस्ती लगती है। तो इस स्टॉक को यहाँ पे ले और 145-50 के टारगेट्स के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। तो ये है एक और स्टॉक जहां पर आपको करनी है खरीदारी, R सिस्टम्स। अगला बिगुल नितिन जी के लिए, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुराद का। बताएं नितिन जी।
निफ्टी में गिरावट अभी आ रही है और एक्सपायरी भी सामने है, तो मुझे लग रहा है कि ये वीकनेस रहेगी और इसमें मैं एक बेयर पुट स्प्रेड ले रहा हूँ। 14,300 की पुट ऑप्शन लेके 14,200 की पुट ऑप्शन बेचनी है, जिसमें गैप जो है वो 42 से 45 रुपीज़ के बीच में गैप बनेगा। हेज स्ट्रेटजी ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि कल मार्केट ऑफ भी है, तो 14,300 की पुट ऑप्शन लेनी है और 14,200 की बेचनी है 45 रुपए के डिफरेंस में। और मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 14,250 का एक सपोर्ट लेवल था, वो ब्रेक हो रहा है और काफ़ी तेज़ी से मुझे ऐसा लग रहा है कि 14,150 की तरफ हम लोग आना चाहिए। तो जो एक्सपायरी आएगी वो 14,150 14,100 की तरफ हो सकती है। तो ये जो स्प्रेड की वैल्यू है ये 90 रुपये हो सकती है, डबल हो सकती है। तो इसका स्टॉप लॉस हम 20 रुपये का रखेंगे और टारगेट करीब 90 का रखेंगे। 14,300 की पुट लेनी है, 14,200 की पुट बेचनी है, बियर पुट स्प्रेड करेंगे। 14,300 का पुट खरीदिए, 14,200 का पुट बेचे, 45 रुपए में ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बन जाएगी। ये राय नितिन जी की तरफ से निफ्टी पर इस वक्त आती हुई है। आइए, जैन साहब फुल फॉर्म में है, एक के बाद एक शॉर्ट लगाते हैं, सिक्सर मार चुके हैं। हाँ, 6 स्टॉक हो चुके हैं। जैन साहब, आज का 7वां स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, वेसुवियस इंडिया लिमिटेड एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी रिफ्रैक्टरीज की। आप देखिए मेटल्स के इर्द गिर्द के जो सेगमेंट्स है उस पर बिल्कुल फोकस रहना चाहिए। और मुझे याद है भी रिसेंटली ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज जो कि मैंने भी दिया, सेठी साहब ने भी दिया और वीआरएस में वरिंदर जी ने भी दिया, और उसी तर्ज पे नंबर 2 कंपनी अगर है तो वो वेसुवियस इंडिया है, मतलब मार्केट कैप वाइज। और सबसे बढ़िया बात है, एक एमएनसी है, बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये आराम से 1200 के लेवल्स क्रॉस करेगा आने वाले 9 से 12 महीने की अवधि में। सो वेसुवियस इंडिया मेरा 7th पे। तो ये है आपके लिए राय, वेसुवियस इंडिया। ये एक और स्टॉक है जहां पर 1210 रुपए के टारगेट के लिए 9 से 12 महीने के लिए आप कर सकते हैं खरीदारी। जिन साहब की पसंद का ये एक और शेयर आपके लिए। इस बीच बाजार थोड़ा नीचे के लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में जरूर अभी तक 31,000 के लेवल के आसपास होल्ड होने की कोशिश है, लेकिन बाकी जगह दबाव पूरी तरह से आता हुआ दिख रहा है। आइए कैश का ऑप्शन जय ठक्कर के साथ। बताइए जय। अनिल जी, 14,200 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदना है निफ्टी में, करीब 188 के आसपास मिल रहा है। ये 29 अप्रैल की एक्सपायरी का, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का खरीदना है 14,200 का पुट ऑप्शन। अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से मार्केट में एक रिवर्सल आया है आज के ट्रेडिंग सेशन में हाई लेवल से, प्रीवियस लो एक बार टूटेंगे। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है नीचे कि मुझे नहीं लगता कि 14,100 जो 14,000 के लेवल से क्लोजिंग बेसिस टूटेंगे, बट वो टेस्ट होंगे एक बार। जो हिसाब से निफ्टी आईटी में एक गिरावट है, तो वो हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और लेग नीचे आएगा, फिर शायद बॉटम आउट हो जाए। तो ये एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू जो नितिन जी भी अभी कह रहे थे, आई थिंक सेलिंग आएगी। और ऊपर में जो इसका टारगेट्स बनेंगे, लगभग 254 के फर्स्ट टारगेट बन रहे, 280 के सेकंड टारगेट बन रहे, 254 280 ये 2 टारगेट्स के लिए इसको खरीदना है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना है इसका 129 पर अनिल जी। सो 14,200 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का। ओके, तो 14,200 की पुट आपको खरीदनी है नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की, इस हफ्ते की नहीं। ये एक क्लैरिफिकेशन आपके लिए ज़रूरी है जय की तरफ से। पर नज़र रखें, थोड़ा बाजार और यहाँ से गिरावट दे सकते हैं। और आईटी स्टॉक्स जो पिछले कुछ दिनों से बाजार को होल्ड करने में एक अहम भूमिका निभा रहे थे, वहाँ पर भी प्रेशर आते हुए दिख रहा है। इन्फोसिस पर भी नजर आ रही है, 1.5% नीचे है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन सभी स्टॉक्स पर गिरावट आ रही है। तो वहाँ से भी बाजार पर बिकवाली का दबाव आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। 31,000 के नीचे फिलहाल निफ्टी बैंक भी आते हुए दिख रहा है। 31,000 का लेवल अहम है, अनिल जी ने भी बोला था, होल्ड करने की कोशिश करते हुए। पर कुछ और स्टॉक्स जहां पर नजर डाली हैं, जुबिलेंट फूड। वैसे तो स्टॉक आज सुबह पॉजिटिव एक्शन दिखा रहा था, पर खबर थोड़ी नेगेटिव कंपनी के लिए आती हुई दिख रही है। कुशल से जानते हैं क्या चल रहा है जुबिलेंट फूड में। जुबिलेंट कुशल, इनके मेन बिजनेस को लेकर तो कुछ परेशानी नहीं आई है, बट कुछ खबरें चल रही हैं जुबिलेंट फूड को लेकर, क्या है ये? दीपांशु, यहाँ पर डेटा लीक की बात हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पर जो इजराइल की साइबर क्राइम इंटेलिजेंस कंपनी है हडसन रॉक, उनके जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है एलन गैल, उन्होंने ट्वीट किया था और ट्वीट में उन्होंने ये क्लेम किया है कि यहाँ पर जो डोमिनोज इंडिया के डेटा है, करीब 13 टेराबाइट जो है
अगर आप टोटल इसका साइज देखें, डेटा जो लीक होता हुआ दिखा है, तो टोटल 13 टेराबाइट्स का डेटा लीक हुआ है और अगर आप देखें तो करीब 10 लाख ग्राहक का डेटा जो है लीक होता हुआ दिखा है। खासकर अगर आप देखें तो जो ये क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं वो डेटा लीक हुए हैं, साथ साथ कंपनी के जो 18 करोड़ ऑर्डर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो लीक होती हुई दिखी है, ऐसा उनका उस ट्वीट के हिसाब से ये मानना है। इनफैक्ट डेटा में ग्राहकों का मोबाइल नंबर, ईमेल और जो एड्रेस है उनका होम एड्रेस, वो डेटा लीक होते हुए दिखे हैं। और कंपनी डेटा में कंपनी के 2015 से 2021 तक के जो इंटरनेट डेटा है वो जो है कंबाइंड वे में अगर आप देखें तो पिछले 5-6 साल का डेटा लीक होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर जुबिलेंट फूडवर्क की सफाई आई है कि उनके ऑपरेशंस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी कस्टमर का जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं हुआ है और साथ ही कंपनी किसी भी ग्राहक के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और फाइनेंशियल डिटेल्स को स्टोर नहीं करती है। तो कंपनी की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखा है, पर कहीं ना कहीं जिस तरह का क्वांटम ऑफ डेटा लीकेज की बात हो रही है वो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जो है इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होंगी या फिर फर्दर क्लैरिफिकेशंस मांगे जाएंगे, तो ये देखना होगा। पर अभी के लिए सेंटिमेंटली तो ये इंफॉर्मेशन जो आ रही है ये नेगेटिव है। ओके, तो ये है आपके लिए जुबिलेंट फूड को लेकर कुछ परेशानियां जो बनती हुई दिख रही हैं। चोपड़ा साहब, जुबिलेंट फूड पर कोई राय? आईपीएल का सीजन है तो यूजुअली हर साल आईपीएल में फोकस आता है, हालांकि इस बार कड़ी रेस्ट्रिक्शंस है बट डिलीवरी तो चलती रहेगी। और ये जो नई परेशानियां आई है डेटा लीक को लेकर, क्या यहाँ से कोई चिंता बन सकती है? थोड़ा सा चिंताजनक इसलिए हो जाता है, लोगों का पर्सनल डेटा है और उसको मिसयूज किया जा सकता है, ये चिंताएं थोड़ी हैं। मुझे लगता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़र्स को देखें तो पूरी जनता में क्रेडिट कार्ड यूज़र्स हैं कितने, हालांकि थोड़ी चिंताजनक बात है बट एक बहुत बड़ा डैमेज नहीं कर सकता ये। आईपीएल के अलावा एक और चीज़ है, जहां लॉकडाउन्स हो रहे हैं तो पिछली बार भी लॉकडाउन में हमने देखा था कि अच्छे खासे ऑर्डर्स जो थे वो डोमिनोज को या जो भी फूड डिलीवरी कंपनीज थी उनको मिला, और इस दौरान स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनीज की जो वैल्यूएशन है वो स्काई रॉकेट कर गई और हमने देखा लोग घर बैठ के बाहर का खाना पसंद करते हैं। तो मेरे अंदाजे से थोड़ा डेंट जरूर आ सकता है, पर बहुत ज़्यादा फर्क आएगा ये इसके चांसेस बहुत कम है। ओके, तो थोड़ा डेंट आ सकता है, पर जितना भी डेंट होगा वो शॉर्ट टर्म होगा, कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इस खबर के बेसिस पर तो नहीं होना चाहिए। और ऑफ कोर्स आईपीएल के समय तो हम देखते भी हैं जुबिलेंट पर फोकस हर बार बढ़ता ही है। बट फोकस करिए एक बार बाजार पर। 14,200 पर अब निफ्टी आते हुए दिख रहा है, 150 पॉइंट नीचे है और 31,000 का लेवल तोड़ने के बाद अब 30,900 पर निफ्टी बैंक आते हुए दिख रहा है, 300 पॉइंट नीचे। दिन की ऊंचाई से देखें सर तो काफी तेज गिरावट होती हुई दिख रही है। 14,200 अब क्या निफ्टी होल्ड करते हुए दिख रहा है सर? 14,200 बिल्कुल आखिरी उम्मीद यही है कि 14,191 ये परसों का लो था, मेरे ख्याल से परसों के दिन की बनाया था हमने। कब बनाया था? 14,191 का लो। बस अब वो होल्ड हो जाए तो ठीक है दीप, उसके नीचे मामला। हाँ, कल का माफ़ कीजिएगा, कल ही का तो है, कल का लो है 14,191। वहाँ से कल हमने रिकवरी देखी थी और 14,359 पर हम बंद हुए थे, तो लगभग कल के लोज के आसपास हम पहुँच चुके हैं। तो देखते हैं आखिरी घंटे में 3:05 तक कहाँ पर ये होल्ड हो पाता है या किस आगे क्या कुछ रहता है। आइए तब तक जैन साहब तैयार है, 7 बेहतरीन स्टॉक जैन साहब आपके लिए रामनवमी के उपलक्ष्य में बता चुके हैं और अब है 8वां स्टॉक जैन साहब से जानने का वक्त। जैन साहब बताइए। यस, बिल्कुल अनिल जी। केयर रेटिंग्स लिमिटेड, देखिए ये रेटिंग्स वाली कंपनियां भी अच्छा करेगी और वैसे भी मैं ये फाइनेंशियल सर्विसेज वाली जो इकोसिस्टम वाली कंपनीज है, हालांकि काफी बार भले वो इंश्योरेंस कंपनीज हो या एएमसीज हो, इनको रेकमेंड किए हुए हैं, फिर मुझे रेटिंग कंपनीज है, एक्सचेंजेस है, ये सब बहुत बढ़िया लगती है। और केयर रेटिंग्स एक देखिए थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा है इन द पास्ट, और क्रिसिल और इकरा ने जबरदस्त परफॉर्म किया। इकरा भी मैंने रेकमेंड किया था, बहुत बड़ा स्पाइक देख के। इनफैक्ट ये स्टॉक्स चलते तो 1-2 दिन में एकदम जबरदस्त मूव देख के कई बार पैसा बना के दिए हैं। तो मुझे लगता है कि केयर रेटिंग्स में अगर देखें तो एक बढ़िया वैल्यूएशंस पे ये अवेलेबल है एज कंपेयर्ड टू इट्स पीयर्स। मुझे लगता है कि ये जो वैल्यूएशंस है वो काफी अट्रैक्टिव है, क्योंकि अगर क्रिसिल और इकरा की वैल्यूएशंस को देखते हैं तो उसके सामने ये 17-18 के पी मल्टीपल पे है। और सबसे बढ़िया बात है रिटर्न नंबर्स भी बढ़िया है, 0 डेट तो होना ही लाजमी है, और डिविडेंड यील्ड 4% के लगभग का है। सो फंडामेंटल्स बेहतरीन, अपॉर्चुनिटीज बेहतरीन। आने वाले दिनों में रेटिंग्स का बिजनेस और बढ़ना ही है, क्योंकि कंप्लायंस के स्टैंडर्ड्स इंडिया में बहुत बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन कंपनियों को और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी।
सो एंड मैंने मैनेजमेंट को सुना भी है चैनल पे, जो मेरा फेवरेट शो है, आप रोज जो सुबह लाते हैं, तो कॉर्पोरेट्स के जो एमडीज को जब सुनते हैं तो वहां पे और कॉन्फिडेंस आया, नया मैनेजमेंट आया, तो मुझे लगता है कि 590 610 के टारगेट के लिए 6 से 9 महीने की अवधि के लिए स्टॉक को लिया जाए। ओके, 590 610 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। आज सुबह हम क्रिसिल के भी नंबर्स देख रहे थे, नंबर्स ठीक ठाक आए, थोड़ा फॉरेक्स मूवमेंट की वजह से प्रेशर आते हुए दिखा। बट एक बार जरा बाजार पर फिर से नजर डालिए, कुछ दिग्गज स्टॉक्स पर दबाव बन रहा है। HDFC लिमिटेड आपको 3% नीचे दिखेगा, तो जो गिरावट है उसमें एक अहम रोल IT स्टॉक्स के अलावा आप HDFC लिमिटेड का भी देख रहे हैं, जो प्रेशर निफ्टी पर फिलहाल आपको डालते हुए दिखेगा। बट टॉप लूजर है इस समय अल्ट्राटेक का, 5% की गिरावट है। जय, जरा अल्ट्राटेक पर राय दें अपनी, अब कौन सा लेवल नेक्स्ट देखते हैं? 6200 पर फिसल चुका है अल्ट्राटेक आज। बिल्कुल दीपांशु, जो हिसाब से अल्ट्राटेक ने, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अपने 50 डेमा को ब्रेक किया आज, साथ ही साथ एक वैलिडेट किया उसने अपने एक लीडिंग एंडिंग डायगोनल ब्रेकडाउन, ये सारी चीजें क्लियरली दिखा रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्ट्राटेक एक मीडियम टर्म रिवर्सल दे चुका है दीपांशु, एंड गोइंग फॉरवर्ड हमें और भी नीचे के लेवल्स यहाँ पे देखने मिलेंगे। जो मिनिमम टारगेट मैं देख रहा हूँ इसका, वो है 5850 दीपांशु। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि 5850 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं अल्ट्राटेक में। अभी ऊपर में अब 6362 के लेवल्स जो है 6362 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस विल एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस। ओके, तो ये है आपके लिए अल्ट्राटेक का ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है। आज थोड़ी मुनाफा वसूली इंटेंसिफाई होती हुई दिख रही है। सीमेंट स्टॉक्स जो होल्ड आउट कर रहे थे वहां पर भी आप गिरावट देख रहे हैं, और विक्स पर भी अब आप उछाल आते हुए दिख रहे हैं। सुबह से ही गिरावट के ट्रेंड में था, पर अब देखिए पॉजिटिव हो गया है विक्स भी, तो वॉलेटिलिटी बाजार में इस समय बढ़ती हुई दिख रही है। आइए नेस्ले के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसके नतीजों का इंतजार है। आज आने वाले हैं नेस्ले के नतीजे। देवांशी हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए क्या अनुमान लगा रहा है बाजार। देवांशी बताइए। बिल्कुल, आप देखिए इस बार देखना होगा कि जिस तरह से FMCG की बिक्री है वो कितनी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी है, स्पेशली मार्च के महीने में। लेकिन अगर ओवरऑल हम क्वार्टर की बात करें तो इस बार जो आय है वो करीब 8 से 9% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही कामकाजी मुनाफे में 10% तक की बढ़त इस बार आती हुई दिखेगी। कॉस्ट थोड़ी सी कम हुई है, और जो मार्जिन हैं वो भी आप देखिए करीब 24 to 25% के बीच में आ सकते हैं, 24% से बढ़कर। तो आप देखिए मार्जिन में हल्की बढ़त इस बार होने का अनुमान नेस्ले पर लगाया जा रहा है, और जो मुनाफा है वो भी 10% तक बढ़ता हुआ दिखेगा। क्योंकि आप देखिए जो डोमेस्टिक ग्रोथ है वो करीब 7 से 8% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, और जो घरेलू के बाहर की जो खपत है उसमें भी जो बढ़ोतरी है वो हमें देखने मिल रही है। लेकिन देखना होगा कि इस बार जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, पाइपलाइन है, वो किस तरह से बनती हुई दिख रही है, और आने वाले समय के लिए जो कमेंट्री है वो भी किस तरह से रहती है। विज्ञापन खर्च कितना होता है इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन कुल मिला के अच्छे नंबर्स का अनुमान हम नेस्ले से कर रहे हैं। ओके, अच्छे नंबर्स का अनुमान कर रहे हैं। थोड़ा मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा, कामकाजी तौर पर भी ठीक ठाक नंबर्स रहेंगे। चोपड़ा साहब, कोई राय नेस्ले पर? और एक बार फिर से जो ये पाबंदियां लग रही हैं, थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं, वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो वापस आते हुए दिख रहा है, तो आने वाले तिमाही के लिए भी नेस्ले पर किस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करनी चाहिए सर? मुझे लगता है बहुत अच्छा करेक्शन हम देख चुके हैं नेस्ले में। 18,800-900 का इसने टॉप बनाया था, और वहाँ से तो 2,500-2,200 रुपये नीचे मिल रहा है, और जो रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। और ये बात तो सिद्ध हुई है पिछले लॉकडाउन में कि मैगी जो है वो नेशनल फूड की तरह से मतलब खाई गई और घर घर में बनी, क्योंकि लोग नेस्ले के प्रोडक्ट्स बहुत यूज़ करते हैं। तो नेस्ले पे मैं ओवरऑल लॉन्ग टर्म बहुत बुलिश हूँ, और मुझे लगता है ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, और इसको लेके रखना चाहिए। गिरावट में अगर मिलता है तो और भी अच्छी बात है। तो बिल्कुल खरीदारी इसमें की जा सकती है, और इसका अगर कोई 1.5 साल तक कोई रखे तो मेरे को लगता है ये 19,000 तक जा सकता है। तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। ये है आपके लिए नेस्ले पर राय, और आज नतीजे आने वाले नेस्ले के, और नतीजों के पहले थोड़ा सा स्टॉक ऊपरी स्तरों से बाजार के मूड के साथ नीचे आया, अदरवाइज कोई खास ऐसा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलिए, बाजार इस वक्त थोड़ी सी निचले स्तरों से सपोर्ट लेने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं 14,275 के आसपास। तो कल दीप अच्छी बात यह है कि कल के लोज को बाजार ने तोड़ा नहीं है। 14,207 का लो है। निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी
29,890 के आसपास, तो कम से कम कल के लोज बचे हुए हैं, ये एक राहत की बात है। थोड़ी देर में हमारे साथ विश्वेश जी भी जुड़ेंगे कार्यक्रम में। और अच्छा, विश्वेश जी जुड़ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया बात है, स्वागत करिए विश्वेश जी। विशेष कॉल के साथ आ रहे हैं हमारे पास। विश्वेश जी, इस विशेष कॉल के लिए आपका स्वागत है, धन्यवाद भी। बताएं सर, क्या है एक्शन है? अनिल जी देखिए, आज एक चीज बहुत ही पिक्युलर है, वो है, पहले मैं कॉल बता देता हूँ। 31,500 का 29 अप्रैल का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 420 में मिल रहा था, अभी 460 हो चुका है। मुझे लगता है अभी भी लेके जाना चाहिए। देखिए एक चीज समझिए अनिल जी, मार्केट ऑल्टरनेट डे चल रहा है। एक दिन निफ्टी स्ट्रॉन्ग, एक दिन बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग, एक दिन निफ्टी डाउन, दूसरे दिन बैंक निफ्टी डाउन, पहली बार। दूसरी बात, नंबर ऑफ कॉल्स दैट हैव बीन रिटन ऑन टुडेज डे इन अ बैंक निफ्टी वर्सेस पुट इज ओनली 10 लाख। सो पुट कॉल रेशियो आपका 0.7 आ चुका है। तीसरी बात, आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स हैं और समहाउ आई हैव अ रीजन टू बिलीव कि बहुत अच्छे सेलर नंबर्स आ सकते हैं और बैंक निफ्टी के जो कॉल राइटर्स हैं वो शायद इस चीज को डिस्काउंट कर रहे हैं। तो कंपेयर टू निफ्टी डाउन था आपका 150 पॉइंट और बैंक निफ्टी भी 150 पॉइंट डाउन था। दैट्स अ सेलर आउट परफॉर्मेंस बाय बैंक निफ्टी। तो इन माय ओपिनियन ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है थोड़े कॉन्ट्रेरियन लो रिस्क के साथ में कॉल खरीदने की। तो 29 अप्रैल मतलब ये गुरुवार का नहीं, अगले गुरुवार का मंथली एक्सपायरी का 31,500 का कॉल ऑप्शन खरीदना है और 300 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि नेकेड पोजीशन ले रहे हैं, थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कॉल राइटर जिस हिसाब से हुआ है, यहाँ पे बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है ऑन द अपसाइड। तो आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए ये ट्रेड में 300 रुपीज का और टारगेट रहेगा 560 600 रुपीज का 31,500 के 29 अप्रैल के कॉल ऑप्शन में। 30,500 का इस महीने के अंत वाला, परसों वाला नहीं, 29 अप्रैल का ये कॉल ऑप्शन खरीदना है। 420 से 460 रुपए की रेंज में यहाँ पर खरीदारी करने की राय इस वक्त आती हुई आपके लिए विश्वेश जी की तरफ से। 560 और 600 ये दो टारगेट रखें। तो विश्वेश जी, आप उम्मीद करें कि एक रिकवरी आनी चाहिए? देखिए अनिल जी, दो चीज है। पहली तो चीज है कि अगर बैंक निफ्टी ने 14,200 तोड़ दिया तो अगला सपोर्ट 13,600 है, और अगर निफ्टी ने तोड़ दिया अगर 14,200 तो अगला सपोर्ट सीधा 13,600 मतलब 700-800 पॉइंट वन साइड जाएगा, बीच में कुछ नहीं है। और बैंक निफ्टी ने अगर कल के लो तोड़ दिए तो 29,600 तक जाएगा। मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक नंबर्स और एक्सेसिव कॉल राइटिंग की वजह से वो ये नहीं होगा, क्योंकि सबसे स्टूपिड चीज जो मैं देखता हूँ इन दिनों, क्या देखता हूँ कि जिस साइड मार्केट जा रहा है लिवरेज लेके पब्लिक ऑपोजिट साइड के डायरेक्शनल ऑप्शन बेच डालते हैं। तो अगर नीचे जा रहा है तो कॉल बेच डालते हैं, अगर ऊपर जा रहा है तो पुट बेच डालते हैं। होता क्या है, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है, दूसरी साइड फ्लश आउट हो जाती है अगले दिन। तो सिमिलर चीज आज भी देख रहे हैं। अभी आप देखिए बैंक निफ्टी में कितना ब्यूटीफुल नीचे से रिवर्सल है। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है और ये जो स्ट्रेंथ है ये 31,800 तक लेके जा सकती है बैंक निफ्टी को। तो इट्स अ वेरी बोल्ड एंड अगेन अ कॉन्ट्रेरियन स्टैंड इन बैंक निफ्टी। मास्टर हैं बोल्ड एंड कॉन्ट्रेरियन कॉल में यही बात है कि कभी कभार एक आध बार अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो हो जाए, लेकिन जब पैसा आता है तो भरपूर और मजेदार आता है, ये बात सही है। और वैसा ही कॉल विश्वेश जी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। एक चांस लेना चाहिए और इसमें कोई डाउट नहीं। विश्वेश जी आप सही कह रहे हैं और मैं भी जब से बात कर रहे तब से ये कह रहे हैं कि भाई निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी कम कमज़ोर है। अगर आप मजबूत ना भी कहना चाहें तो इतना तो ज़रूर कहेंगे। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर और आती हुई दिख रही है। भारत बायोटेक अपने वैक्सीन के प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाएगी, सालाना 70 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन करेगी। तो कोरोना से लड़ने के लिए जो जो कुछ भी करने की ज़रूरत है वो सारा कंपनियों की तरफ से, सरकार की तरफ से एक्शन भी होता हुआ दिख रहा है। जहाँ एक और कोरोना का पीक आपको दिख रहा है या पीक पर अभी चल रहा है, तो एक्शन भी उसी तरह से तेज़ी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डरे घबराए नहीं, ठीक है, शॉर्ट टर्म में ये सारी चीज़ें खबरें आएंगी, ये सब चीज़ जो आप नंबर देखेंगे उनसे डर लगेगा, बाजार नीचे भी आएगा। लेकिन आप हम सब जानते हैं कि अल्टीमेटली एक दिन कोरोना भी जाएगा, लाइफ बैक टू नॉर्मल भी होगी। तब तक आपको अपने पोर्टफोलियो को और अपने आप को संभालना है। अच्छी खबर भी देख लीजिए, भारत बायोटेक अपनी वैक्सीन की प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाने जा रही है और 70 करोड़ वैक्सीन का प्रोडक्शन ये करेगी। दीप, कौन सी कोवैक्सीन बनाते हैं ना ये? बिल्कुल सर, ये कोवैक्सीन बनाते हैं भारत बायोटेक, जो दूसरी कंपनी है कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट और एस्ट्राजेनेका की है, पर ये कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। और सर पिछले हफ्ते ही खबर आई थी कि सरकार की तरफ से इन्हें फंडिंग भी मिल गई है, एडवांस ऑर्डर्स मिल गए हैं और वो एडवांस ऑर्डर्स का पेमेंट मिल गया है, यानी कि अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन्हें फंडिंग भी मिल चुकी है। तो उस लिहाज से भी देखें तो काफी पॉजिटिव खबर आ रही है ये सर। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए आज के ज़माने में?
जहाँ सरकार से पैसे लेने 4-6 महीने 12 महीने कितना टाइम लगा वो भगवान भरोसे, लेकिन यहाँ एडवांस पैसे मिल रहे हैं इनको वैक्सीन बनाने के लिए, ताकि अपने रॉ मटेरियल को खरीद सके, बना सके, जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। तो ये है आपके लिए अच्छी खबर। सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्रतिबंध, वहाँ प्रतिबंध, ये लॉकडाउन, वो लॉकडाउन, ये बंद, वो बंद, इन सब से बाहर निकलकर कुछ अच्छा भी देखिए। आइए एक और चीज़ अच्छी होने जा रही है, वो बताएंगे कुणाल जी, राकेश जी। और कुणाल जी के ऑप्शन में पूरा का पूरा राकेश जी एल्गो ट्रेड के लिए चार्ट कॉर्नर का बिगुल। बताएं सर। अनिल जी देखिए, मैं काफी प्रेशर में काम कर रहा हूँ कुणाल जी के एब्सेंस में। अब एल्गो अगर मैंने कवर नहीं करा तो कल का आपका सवाल होगा जब कुणाल जी आएंगे कि कुणाल जी के पीछे से तो एक भी एल्गो नहीं। इसलिए ये काफी समय से एल्गो ढूंढ रहा था और स्टॉक है न्यूलैंड लैब। एक नए हाइस पे स्टॉक चल रहा है। न्यूलैंड लैब के अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। तो न्यूलैंड लैब पे खरीदारी की राय है 2550 2550 पे एक स्टॉप लॉस लगाना है और 2700 से लेकर 2725 के टारगेट के लिए न्यूलैंड लैब है हमारा एल्गो ट्रेड। अच्छा, मैं बंसल जी, अगर मैं किसी कॉलेज में प्रिंसिपल बन जाता या स्कूल में हेडमास्टर बन जाता तो वहां के बच्चे तो परेशान ही हो जाते मेरे से, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, अगर आप कॉलेज वॉलेज में होते हैं और कैंटीन वैंटीन जाते तो मेरे को लगता है कैंटीन खाली हो जाती। अनिल जी, मेरे ऐसे बच्चे तो गायब ही हो जाते। अकेले जाते तो पक्का मैं ऑब्जेक्शन लेता, मुझे साथ में लेके जाते तो बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं लेता। इतना बढ़िया प्रिंसिपल मिलेगा नहीं बंसल जी, इतना लिबरल, इतना आराम से। कम से कम आप ये तो सोचो, आपको इतनी छूट तो है, सीधे सीधे मेरी कंप्लेन मेरे सामने ही कर रहे हो, इससे ज़्यादा छूट क्या चाहिए? देखिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। न्यूलैंड लैब खरीदने की राय कुणाल जी के बिहाफ पर राकेश जी की यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 2620 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 2550 का स्टॉप लॉस, 2700 और 2725 के टारगेट के लिए। आई एम श्योर जैन साहब आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि मैं ऐसा प्रिंसिपल होता, अगर होता तो। लेकिन जैन साहब 8 रत्न बता चुके हैं, रामनवमी के मौके पर 9वां स्टॉक आपका बाकी है, बताएं सर। अष्टमी के 8 हो गए, अब नवमी का 9वां। यस सर। यस, तो कोवाई मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल्स लिमिटेड एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है। सबसे बढ़िया बात है, हॉस्पिटल स्टॉक्स रॉक कर रहे हैं और काफी हॉस्पिटल स्टॉक्स मैंने रेकमेंड भी किए हैं। भले वो छोटे स्टॉक्स में तो देखिए, बड़े वाले तो ठीक है, बट छोटे वालों में भी रेकमेंड किया और इंद्रप्रस्थ भी जबरदस्त चलता है। फिर केएमसी, एक और दूसरा केएमसी स्पेशलिटी, वो भी दिया हुआ है। और उसी टाइप का नाम है कोवाई मेडिकल, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और सबसे बढ़िया बात है, ये स्टॉक को मैंने रेकमेंड किया था वेरी फ्रैंकली अगस्त में, और उसके बाद से टारगेट अचीव करके फिर से 2-3 महीने का जबरदस्त कंसोलिडेशन, और जो रिजल्ट्स है और जो फंडामेंटल्स है वो बेहतरीन है। मार्च 2020 में हाईएस्ट एनुअलाइज प्रॉफिट्स आए हैं इनके, 14 के पी मल्टीपल पे सिर्फ काम कर रहा है ये, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी करीब 24-24.5 के लगभग है। प्रॉफिट का कैगर करीब 19-20% के लगभग है। बेहतरीन प्रमोटर बैकग्राउंड है, और सबसे बढ़िया बात, एक यूनिक बिजनेस मॉडल हो रहा है। इन्होंने भी कॉलेज भी बनाया जो कि 100% उस पर चल रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा डेट्स भी लेना पड़ता है। तो कॉलेज से ही जो डॉक्टर्स निकलते हैं, और एक इन्होंने नया बिजनेस सेगमेंट चालू किया है, वो मेडिकल समराइजेशन का, जो कि बहुत ही यूनिक सेगमेंट है। इंडिया में बहुत कम कंपनियां काम करती है, जहां पर मेरी नॉलेज है एक आधी एमएनसीज काम करती है। सो इट्स अ डिफरेंट बिजनेस अदर देन मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी आगे भी बहुत जबरदस्त करेगी, और आराम से इस स्टॉक को मेरे हिसाब से 1430 के टारगेट के लिए लेना चाहिए। एक अनिल जी, मैं छोटा सा मेंशन करना चाहूंगा, सुप्रीम पेट्रोकेम जबरदस्त परफॉर्म किया। मैंने अप्रैल 6 तारीख को दिया था जैन साहब के जेम्स में 435 के लगभग 490 का छोटा टारगेट दिया था, मगर आज वो ऐसे मार्केट में भी 643 पे ट्रेड कर रहा है। एंड अप्रैल 5 तारीख को वो वीक मेरा लगता ब्लॉकबस्टर वीक था, और 1130 के टारगेट के लिए इनियोस टायरो सोल्यूशन दिया था, वो भी आज अचीव कर गया। तो ये दोनों अपडेट, और कल का जो कोपरान है वो भी आज 5-6% ड्रॉप। है भैया, सुप्रीम पेट्रो तो क्या भागा है, आपने जिस दिन रिकमेंड किया दूसरे दिन से दौड़ लगाना शुरू कर दिया था ये, और 435 वाला 645, गजब की तेजी हुई, 200 रुपए नॉन स्टॉप। माय गॉड, आज भी 10% ऊपर है, वाह क्या बात है। कोपरान कल का स्टॉक आज दौड़ लगा था। आइनोस स्टाइरोलेशन, उसके लिए तो जैन साहब थोड़ा धन्यवाद आपको, सेठी साहब को भी देना पड़ेगा। कल एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक पे था, आज दौड़ लगा चुका है। जैन साहब के 9 स्टॉक्स हो चुके हैं पूरे, और वो मैं बताऊं उसके बाद आशु मदान साहब भी आपके साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। संदूर मैग्नीज, रेलटेल और दीसा, इसको इंग्लिश में DI ऐसे है, ध्यान रखना, अब आपको जैसे पढ़ना है पढ़ लो। और एक जो मुश्किल नाम है 4 नंबर का ISGEC हैवी इंजीनियरिंग,
ये एक और स्टॉक है। कैप्लिन पॉइंट, आर सिस्टम्स, ये 3 स्टॉक और बाकी के आखिरी 3 वेसुवियस, केयर रेटिंग्स और कोवाई मेडिकल, ये 9 स्टॉक्स जैन साहब ने हमारी विशेष रिक्वेस्ट पर आपको रामनवमी के तौर पर आपको दिए हैं। आइए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। स्वागत है आशु सर आपका। बताएं सर एक बार आपके कॉल्स का अपडेट और साथ ही कुछ फ्रेश कॉल्स हैं तो वो भी। अनिल जी, एक तो अपडेट तो बहुत सारे हैं जी, लेकिन अब आपने फ्रेश कॉल बोला तो एक फ्रेश कॉल पहले दे देता हूँ। जी जी अनिल जी, लेना है सिप्ला। ओके, 947.48 का रेट है अनिल जी। 20 रुपए के स्टॉप लॉस से सिप्ला की बीटीएससी करके जानी है। और फार्मा में तो जो आपने देखा जिस तरह से ट्रैक्शन चल रही है तो वो चलती रहेगी अनिल जी। और ये मतलब ये इंस्पाइट कर रहा है कि निफ्टी में ये गिरावट है अनिल जी। अगर गिरावट नहीं होती तो फार्मा और भी आउट परफॉर्म करता। और ऐसी निफ्टी की गिरावट में अनिल जी आपने देखा अभी भी अगर फार्मा में डिप्स आते हैं तो उनका बाउंस बैक कैसे आता है। तो अनिल जी हम फार्मा की बात कर रहे हैं। मैं कल की 2 बीटीएससी आपसे रिपीट करना चाहता हूँ। औरो फार्मा बीटीएससी जीसी अनिल जी सुपर 1000 का टारगेट आराम से हुआ है और अभी भी ट्रेंड दिखा रहा है। दूसरी बीटीएससी थी अनिल जी ल्यूपिन, आपको याद होगा वागले जी से इंटरव्यू भी करवाया था कि वो जो बार बार वो जो ब्रेकआउट देख रहे हैं, अब वो ब्रेकआउट दिख रहा है। तो अनिल जी वो ब्रेकआउट बिल्कुल है और आज भी वो भी 1100 हो गया, लेकिन अभी भी अनिल जी स्ट्रॉन्ग है। किसी को लेके जाना है 2 चीजें। तीसरी चीज अनिल जी आपको याद होगा अगर रिवर्सल के लिए मैंने कहा था अगर 13-14-300 की कॉल लेनी है तो 500 की 2 जरूर बेचनी है, ये नहीं तो प्रीमियम बिल्कुल उड़ जाएगा अनिल जी। वो अभी भी वो बहुत अच्छा ट्रेड रहा और वो ट्रेड इनफैक्ट प्रॉफिटेबल हो गया इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि निफ्टी नीचे है। तो तीसरा अनिल जी अपडेट वो है। और चौथा अपडेट अनिल जी है जो मैंने सबको बोला है कि हम लुपिन भी ले रहे हैं, सिप्ला भी ले रहे हैं, ऑलो भी ले रहे हैं, ये सब चीजों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अनिल जी साथ में मई महीने की वो जो पुट बोली थी अनिल जी 200 से 250 के बीच में, सुबह 210 रुपए थी, कल 240 रुपए थी, अभी 290 रुपए हो गई थी अनिल जी। वो पुट पोर्टफोलियो में जरूर रखनी चाहिए क्योंकि ये जो 14,300 का लेवल है, जो 250, 300, 400 हम बार बार बोल रहे हैं अनिल जी, वल्नरेबल हो गया है, बार बार ब्रीच करता है। रिवर्सल आप मार्केट में अनिल जी अगर नोटिस करेंगे लोअर लोज लोअर हाइस बन रहे हैं। जो पहले रिवर्सल 14,400 का 14,900 तक जाता था, फिर वो 14,700 750 तक गया, अब वो 14,500 550 तक गया। तो अनिल जी वो जो रिवर्सल है वो लोअर लोज लोअर हाइस बनते जा रहे हैं, तो चांसेस है कि निफ्टी टूट जाएगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जब तक फार्मा में रहेगा रहना है, बाकी अनिल जी कुछ भी नहीं है। आईटीसी, बीपीसीएल, मतलब कोई भी सारे स्टॉक्स है अनिल जी, बैंकिंग अभी तो सब वीक दिखते हैं। ये तो कुछ शॉर्ट करना है जो वीक दिख रहे हैं तो शॉर्ट तो अनिल जी मतलब एक तो आईटीसी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब ये 200 रुपए फिर ब्रीच कर जाएगा इस एक्सपायरी में। और अनिल जी वो अब ना शॉर्ट वाले वही स्टॉक्स हैं जो मतलब कंफर्ट वाले ट्रेड से, कोल इंडिया, एनटीपीसी, आईओसी। अब अनिल जी जो जिसका मन है, जिसकी मर्जी है, उसके हिसाब से वो कर सकता है क्योंकि टूट चुके हैं। बोलोगे वो कर देंगे सर, आप बताओ। नहीं अनिल जी मुझे लगता है कि देखो अनिल जी टाइमिंग होता है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इस वक्त हम सुबह से 200 पॉइंट निफ्टी नीचे आ चुके हैं, तो मैं स्टॉक आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ कि रिवर्सल में ये शॉर्ट करेंगे, अभी नहीं करने अनिल जी। चलिए जरूर बताइएगा आपकी बात। बेस्ट चीज है पुट हाथ में रखिए, जो मे वाली पुट है ना वो जरूर हाथ में रखिए। चलिए मई का पुट रखें और जब भी ऊपर आए तो आप जरूर बताइएगा। इस बार मौका छोड़ेंगे नहीं, ऊपरी स्तर पर शॉर्ट करने का भी और निचले स्तरों पर खरीदारी का भी। शुक्रिया आपका आशु सर, ये सारी अपडेट्स और साथ ही फ्रेश पिक सिप्ला खरीदारी की देने के लिए भी। और इस बीच एक खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हुई भी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। आइए बैन से बेनिफिट, वक्त है जान लेने का कि कौन से स्टॉक्स बैन में आने जाने को तैयार है। आशीष 2 है ना बैन में, सन और सेल दोनों स्टॉक बैन में, सेल और सन टीवी। हाँ ये तो बैन में बने ही रहेंगे। सेल अभी देखिए 97% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, सन टीवी भी 94% के आसपास है। तो दोनों स्टॉक बैन से फिलहाल तो बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन फ्रेश एंट्री का रोज प्रयास करता है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, लेकिन ये स्टॉक बैन में आता नहीं है। कल अगर आप देखें तो कल 94% पर ये रुक गया था, फिलहाल 94.7% है। थोड़ी सी पोजीशंस और बढ़ती हैं क्योंकि 95% के ऊपर जाते ही स्टॉक बैन में आते हैं। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर फोकस रखना, संभावना थोड़ी सी है कि स्टॉक बैन में आ जाए, बाकी दोनों स्टॉक तो बैन में बने ही रहेंगे। ओके तो इंडियाबुल्स हाउसिंग शायद बैन में आए नहीं आए, कोशिश ज़रूर रोज करता रहता है और रोज वीकनेस भी दिखाता है। आज थोड़ा बाउंस बैक हुआ था, वापस मार्केट मूड माहौल के साथ इसका भी मूड बिगड़ा है। पर एक खबर आपके स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है,
58 किलोमीटर के मेट्रो प्रोजेक्ट को सरकार कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये बैंगलोर का जो मेट्रो नेटवर्क है उसके एक्सपेंशन के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो ये एक अच्छी खबर आ रही है, स्पेशली उन कंपनीज के लिए जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं। और बैंगलोर बेस्ड ही BEML, इस पर जरा नजर डालिए क्योंकि मेट्रो प्रोजेक्ट्स में इनकी एक अहम श्रेणी है। मेट्रो कोचेस बनाती है ये कंपनी और बेंगलुरु के मेट्रो के एक्सपेंशन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो एक बार इस स्टॉक पर भी नजर डाली जाए। बंसल जी, BEML थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है, 1150 के लेवल पर है। अब फिलहाल फिर से इस खबर के दम पर थोड़ा बाउंस बैक भी दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या राय है सर 1155 पर? हमें आपका लॉन्ग टर्म पोजिशनल टारगेट तो ऑफकोर्स मालूम है सर, कन्विक्शन आपका और कुणाल जी का, बट नियर टर्म के लिए क्या टारगेट देख रहे हैं BEML पर? देखिए दीपांशु, खास बात यह है जिस चीज की आप बात कर रहे हैं उस चीज के चलते स्टॉक के अंदर 1147 से 1147 से एक बड़ा मूव 1170 का देखने को मिला है और अच्छा वॉल्यूम हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पर हम देखें तो मुझे लगता है 1186 1188 के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 1186 के लेवल्स इजीली देख सकते, 1700 के लेवल्स दिए। आपको बात इसके बारे में बताया है, डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट है, तो नजर रखिए BEML। फिलहाल एक और अच्छी खबर आती हुई जहां तक बैंगलोर के मेट्रो प्रोजेक्ट के एक्सपेंशन का सवाल है। पर आइए आखिरी 10 मिनट ट्रेड के, बाजार थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 14300 के लेवल पर। जानते हैं अनिल जी से फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अनिल जी, थोड़ा हमने देखा कि ग्लोबली मूड माहौल हल्का सा बिगड़ा है। डाउ फ्यूचर्स में एक सडन 100 पॉइंट्स की ड्रॉप आई थी जिसकी वजह से भारतीय बाजार भी फिसले, अब वहां से संभलते हुए भी दिख रहे हैं। पर डाउ फ्यूचर्स पर नजर रखिए सर, 150 पॉइंट्स नीचे इस समय दिख रहे हैं, तो लगभग आधे % की गिरावट आपको डाउ फ्यूचर्स पर आती हुई दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी अब दबाव बनते हुए दिख रहा है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड भी ऊपर जा रही है। तो लगता है सर कि कल के सुस्त सेशन के बाद आज शायद थोड़ी कमजोरी यूएस बाजार में आ सकती है और यूरोप में भी थोड़ी बिकवाली बढ़ गई है। अब 1% की गिरावट सारे के सारे यूरोप के बाजार दिखा रहे हैं। तो थोड़ा ग्लोबल मूड माहौल पिछले 10-15 मिनटों में बिगड़ते हुए दिखा है सर। वो तो अच्छा था, तब भी हम कौन से बड़े दीप, तो अभी ठीक है कि मतलब गिर रहा है तो थोड़ा और चिंता। लेकिन अच्छी बात यह कि डाउ फ्यूचर्स जब गिरे थे तो हमारे मार्केट थोड़े रिकवर करते हुए दिखे। इंटरेस्टिंग चीज जो दीप दिख रही मुझे कि 14300 के आसपास बंद होने की तैयारी है, उससे ज्यादा नीचे बंद नहीं होंगे और प्रोविजनल बेसिस पर तो शायद 14300 के ऊपर बंद होने की कोशिश निफ्टी कर रहा है। तो पिछले 15 मिनटों में रिकवरी आई है, 3 बजे के बाद से रिकवरी की संकेत आते हुए दिख रहे 31,000 के नीचे। तो जो अब तक की सबसे लोएस्ट क्लोजिंग है 12 अप्रैल की 14,310 की, उसके आसपास ही बंद हो रहे हैं। तो क्लोजिंग बेसिस बहुत खराब बंद हो रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा। और निफ्टी पर ये हो गया, बैंक निफ्टी पर 30,792 यानी 30,800 उसके नीचे बंद नहीं हो रहे, इनफेक्ट 31,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं। तो क्लोजिंग बेसिस पे अभी भी आप एक उम्मीद और रख सकते हैं कि अभी तक उतनी खराब या लोएस्ट क्लोजिंग नहीं मिली इस फॉल की। तो अब दिक्कत एक ही है कि एक दिन की छुट्टी है, परसों आएंगे तो एक दिन का हो सकता है आपको कल का, आज रात का सेशन अमेरिका का खराब मिले, कल वापस रिकवर हो गए तो 2 दिनों में ग्लोबल मार्केट्स क्या होगा, पहली चीज। दूसरा है कि 2 दिनों में कोरोना को कंट्रोल करने के प्रयास ज्यादा होंगे या फिर और ज्यादा फैलेगा। देखो लॉकडाउन वगैरह से लोगों को जो डर लग रहा है वो तो खैर खत्म, छोड़ दो। अब ये समझ के चलो कि लॉकडाउन वाली खबर तो काफी हद तक मार्केट में डिस्काउंटेड है कि दिल्ली मुंबई में हो गया, दिल्ली और मुंबई और महाराष्ट्र और दिल्ली ने कर दिया, बाकी तो राज्य सब इकोनॉमी के हिसाब से, बाजार के हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, तो वो धीरे धीरे सब करेंगे तो करते रहेंगे, वो इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आंकड़े बढ़कर आए, फर्ज करें कि आंकड़ा 3 लाख का आ गया, ना आए, हम उम्मीद भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन वो एक डर रह सकता है परसों के लिए। बाकी लॉकडाउन की चीजें तो धीमे धीमे बाजार में प्राइस में आ रही है और बाजार ये मानकर भी चल रहा है कि 30 अप्रैल तक तो मामला सब लगभग सब जगह बंद रहने वाला है। तो उससे डर नहीं है, डर सिर्फ ये है कि आंकड़े कहीं जरूरत से ज्यादा एकदम उछल कर ना आ जाए जब परसों हम ट्रेड के लिए आए। तो ये सब चीजें ऐसी जिसका आपके हमारे पास में जवाब है नहीं। तो बेहतर ये कि आप जितना लाइट रहें, जितना हल्का रहें उतना बढ़िया है। बहुत तेजी, बहुत मंदी करने की जरूरत नहीं है। इन लेवल्स पर शॉर्ट करके जाना भी उतना ही रिस्की है जितना आप लॉन्ग पोजीशन को छोड़कर जाएं और आपको परसों वापस बाजार ऊपर दिखे। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो भी आपकी पोजीशन हो आप हेज करके रखें। अगर आप निफ्टी पर लॉन्ग है तो 14,200 का पुट खरीद लीजिए, निफ्टी पर शॉर्ट है तो 14,400 का या 14,500 का कॉल खरीद लीजिए, ताकि आप अपने फ्यूचर्स के सामने हेज रहें, या आपकी कैश की या जो भी पोजीशन है हेजिंग करके आप जाएं, वो ज़्यादा बढ़िया है। और पोजीशन कम रखें, क्योंकि गैप से, जैसा आज सुबह किसी ने नहीं सोचा था कि 150 पॉइंट ऊपर सीधा खुलेगा निफ्टी, वैसा आपको ऊपर या नीचे किसी भी तरफ झटका लगा सकता है, ये ध्यान रहे। और इसलिए कह रहा हूँ
ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पर बंद हो रहे हैं और बार बार रेंज के लोअर एंड से आप रिकवर भी करते हैं। अब किस दिन तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा ये जवाब मुश्किल है। इतनी सारे इफ बट सारी खबरों के बीच में हल्के रहेंगे तो बेहतर रहेगा। दीप। बिल्कुल, तो थोड़ा हल्का रहना बेहतर है। हेज जरूर करें अगर आपकी पोजीशंस है, या फिर जैसा अनिल जी कह रहे हैं थोड़ा लाइट रहें इस बाजार में। वॉलेटिलिटी आपने आज के ही ट्रेड में देख ली है, जिस तरह से गैप अप हुआ था, गेंस को सस्टेन किया और फिर बिकवाली आई, अब थोड़ी रिकवरी आती हुई दिख रही है। तो एक दिन की छुट्टी के लिए जरूर अपने रिस्क के हिसाब से ही पोजीशन बनाएं। अच्छी बात यह है 14,300 निफ्टी डिफेंड कर रहा है और अच्छी बात यह है 31,000 के ऊपर आपको फिलहाल बैंक निफ्टी दिख रहा है, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स अनिल जी ने थोड़ी देर पहले बताए थे बाजार के लिहाज से। पर आइए थोड़ा एक्शन और कुछ स्टॉक्स का है जहां पर हम हमारे एक्सपर्ट से चर्चा कर लेते हैं। क्लोजिंग से पहले कौन से और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर। गैस स्टॉक्स पर थोड़ा प्रेशर आया है। गेल पर अभी एक ब्रेकडाउन आते हुए दिखा था। गुजरात गैस भी अपनी ऊपरी स्तरों से इस समय बिकवाली का प्रेशर आपको दिखा रहा है, तो नजर रखिए उन काउंटर्स पर जिस तरह से एक्शन बन रहा है। पर कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए वहां पर आप मूवमेंट देख रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स, 2 दिनों से चोपड़ा साहब अपोलो हॉस्पिटल्स में बढ़िया मूव आई है। अब ये जो वैक्सीन सबके लिए खोल दी गई है और स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपनी खुद सेपरेट वैक्सीन डील्स कर पाएंगे कंपनीज के साथ और एक रेट भी चार्ज कर पाएंगे, उस हिसाब से अब हॉस्पिटल स्टॉक्स पर क्या राय बनती है? स्पेशली वैक्सीनेशन प्ले थोड़ा अब इनके फेवर में जो आते हुए दिख रहा है। वैक्सीनेशन एक छोटा पार्ट है। अगर आप दीपांशु बात समझें, लाइनें लगी पड़ी हैं हॉस्पिटल्स में और पहले जहाँ पे हॉस्पिटल्स अपनी मार्केटिंग पे खर्चा किया करते थे पेशेंट्स को बुलाने के लिए, यहाँ कुछ होती भी थी दायमा चीज़ें, ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड। यहाँ पर अभी वेटिंग लाइंस लगी हुई हैं, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं हैं और उस तरीके से भी अगर आप देखें तो बिजनेस बहुत ही अच्छा है और आने वाले कुछ मुझे लगता है 1-2 तिमाही तक बिजनेस अच्छा रहेगा। और वैक्सीन वुड ऑलवेज ऐड टू द बैलेंस शीट, नो डाउट इसमें थोड़ा बेनिफिट होगा, मगर जो मेन जो धंधा है हॉस्पिटल्स का, जिसकी वजह से सारे हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं, वो इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स आर रनिंग फुल थ्रॉटल और उसमें कहीं पे भी बेड्स अवेलेबल नहीं है और बहुत सारे हॉस्पिटल्स तो प्रीमियम भी चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल, तो नज़र रखिए हॉस्पिटल स्पेस पर और स्पेशली उस पर जिस हिसाब से हमने देखा है अपोलो हॉस्पिटल से पिछले 2 दिनों से जिस तरह का भी बाजार का मूड माहौल हो, ये अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है। जय, एक आईसीआईसीआई प्रू पर अपनी राय दें। सुबह ऑफकोर्स हमने देखा था वायदा कारोबार में 10% का उछाल था, 5.5% की गेंस के साथ क्लोज कर रहा है। आईसीआईसीआई प्रू की अब चाल कैसी होगी? अर्निंग्स का रिएक्शन तो जरूर था, अब क्या व्यू बनता है? बिल्कुल, दीपांशु, जो हिसाब से ये 460-65 हमने डिस्कस भी किया था कि इसके ऊपर निकलेगा तो लगभग हमें 500 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे और मिले। इनफैक्ट 515 तक के लेवल्स ऑलमोस्ट देखने मिले थे ये स्टॉक में। बट दीपांशु, मैं कहूँगा कि हायर लेवल से जो हिसाब से ये स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई है, एक अपॉर्चुनिटी फिर से ये दे रहा है स्टॉक यहाँ पे बाय करने का, बिकॉज ब्रेकआउट तो बहुत ही बढ़िया आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको बाई जरूर करना चाहिए। ऑन द डाउन साइड अब ये स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना चाहिए 460 का, जो ब्रेकआउट लेवल था वही स्टॉप लॉस बन चुका है, वही सपोर्ट है, इसीलिए वो स्टॉप लॉस बन चुका है। तो 460 का ऑन क्लोजिंग बेसिस आप स्टॉप लॉस रखिए दीप, एंड एक अच्छा आपको मूव देखने मिल सकता है। आई थिंक अगेन 500-505 तक के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई प्रू 500 के ऊपर जा सकता है शॉर्ट टर्म में। फिलहाल आज हमने देखा था 10% से ज्यादा की तेजी इस काउंटर ने दिखाई थी। 10% की तेजी की बात करें, बंसल जी न्यूलैंड लैब्स अभी थोड़ी देर पहले खरीदारी की राय दी थी, 10% का सर्किट काउंटर पर लगते हुए दिख रहा है। 2731.5 पर काउंटर आ गया है। जरा एक बार न्यूलैंड लैब्स पर अपनी राय फिर से दे दें। आपका दूसरा टारगेट भी तो अचीव हो गया है, मुनाफा बुक कर ले जिनके पास है, आसानी से बुक हो जाएगा, या फिर होल्ड करें, आगे और भी मोमेंटम देखते हैं। नहीं दीपांशु, डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। इस वीक वातावरण के अंदर स्टॉक सर्किट पर है तो डेफिनेटली यहां से भी एक अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। तो न्यूलैंड लैब पर होल्ड की राय है। ओके, न्यूलैंड लैब्स होल्ड ही करें। बंसल जी के टारगेट्स तो आ गए, बट आगे भी आपको मोमेंटम स्टॉक दिखा सकता है। सर्किट पर हो रहा है बंद।
जिस तरह का बढ़िया गैप अप हुआ था आज सुबह और फिर जैसी क्लोजिंग देख रही है ऊपरी स्तरों से आपने काफी तेज गिरावट देखी है, बट कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो शायद आप क्लोजिंग लेवल तक डिफेंड करते हुए देखेंगे बाजार को। 14,300 के करीब है निफ्टी, 31,100 के करीब आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है। 100 पॉइंट्स की दोनों में गिरावट है। फार्मा शेयर्स आज सबसे आगे रहे, वैक्सीन सबके लिए खोल दी गई है और स्पेशली डॉक्टर रेड्डीज पर नजर रखिए, इनकी जो स्पुतनिक वैक्सीन के रोल आउट का इंतजार है। टॉप गेनर निफ्टी का 3.5% की तेजी के साथ एनबीएफसी से आज थोड़ा पार्टिसिपेशन दिखा। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ही अच्छे एक्शन में थे, बाकी एनबीएफसी भी सुबह पॉजिटिव थी, एंड में थोड़ी मुनाफा वसूली दिखी। इंश्योरेंस स्टॉक्स एक्शन में रहे, आईसीआईसीआई प्रू, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, मारुति, एमएनएम, एलएनटी, हीरो मोटोकॉर्प, इंडसइंड बैंक और एक्सिस, यहां पर पॉजिटिव एक्शन दिखा। सीमेंट में आई है थोड़ी मुनाफा वसूली, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, श्री सीमेंट, यहां पर गिरावट आती हुई दिखी। एसीसी बढ़िया नतीजे थे पर एंड में गिरावट रही। अंबुजा पर भी आपको गिरावट आती हुई दिखी। इसके अलावा एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर मुनाफा वसूली, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, इन सभी स्टॉक्स पर आपने गिरावट देखी है। और साथ ही आपने देखा है गिरावट एचडीएफसी लिमिटेड, एचयूएल, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, इन सभी दिग्गजों की वजह से आप देख रहे हैं कि निफ्टी पर 80-90 अंकों की गिरावट आती हुई दिखी है। वायदा कारोबार की बात करें तो एक बार फिर से फार्मा स्टॉक्स ही एक्टिव थे। कैडिला, जबरदस्त एक्शन, अनिल जी की कल की 2000 की पिक टारगेट सारे आते हुए दिख रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स बढ़िया उछाल यहां पर भी, फाइजर यहां पर भी अच्छा एक्शन आपको बनते हुए दिखा है आज के ट्रेड में। सन फार्मा, लुपिन भी थोड़ा पार्टिसिपेशन दिखाते हुए दिखे। जेएसपीएल, पीवीआर पर एक बढ़िया रिबाउंड, हालांकि कोई खबरों का कोई स्पेशल ट्रिगर तो नहीं था। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, पीआई इंडस्ट्रीज, एमएनएम फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो शायद कल वायदा कारोबार के बैन में आ सकता है, पीरामल एंटरप्राइजेस और पेट्रोनेट, यहां पर पॉजिटिविटी दिखी। पर गिरावट आपने दिखी है मिड कैप आईटी में भी, कोफोर्ज, माइंट्री दोनों ही स्टॉक्स गिरे। एलएनटी टेक्नोलॉजीज ये फिसला है। ग्रैन्यूल्स पर थोड़ी सी कमजोरी दिखी, हालांकि सुबह काफी एक्टिव रहा। टोरेंट पावर ये एक और स्टॉक था जो फिसलते हुए दिखा। मैरिको, कैनरा बैंक और डीएलएफ यहां पर गिरावट आती हुई दिखी। अनिल जी, 14,300 से जस्ट नीचे निफ्टी की प्रोविजनल क्लोजिंग, बट 31,000 को निफ्टी बैंक डिफेंड करते हुए दिख रहा है। ओवरऑल 0.5% की गिरावट मार्केट क्लोज पर सर। और खास तौर से वैसे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खराबी नहीं दिखेगी डाउ फ्यूचर्स वगैरह को देखते हुए, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो अच्छी तरह से धुलाई पिटाई और गिरावट होती हुई दिखिए। खराब क्लोजिंग, लेकिन हाँ फाइनली जो लोज हमने क्लोजिंग बेसिस पे देखे, बैंक निफ्टी तो उससे काफ़ी ऊपर बंद हुआ है, निफ्टी लगभग उनके पास 14,310 से थोड़ा सा नीचे बंद होता हुआ आपको नजर आएगा। आइए, बाजार बंद होने के बाद भी काफ़ी कुछ एक्शन है। कल तो वैसे रामनवमी की छुट्टी है, बाजार बंद है, लेकिन आज शाम का एक्शन आपके सामने बता दें। 18 साल के ऊपर जो भी लोग हैं उनको वैक्सीन देने के लिए अब अप्रूवल आ चुकी है, 1 मई से लगेगी। तो देश कितना तैयार है, वैक्सीन कैसे मिलेगी, हॉस्पिटल में या मेडिकल स्टोर में, कौन कौन सी वैक्सीन मिलेगी, मुफ्त में मिलेगी या पैसे लगेंगे, तरीका क्या है वैक्सीन लेने का, मतलब बहुत सारे सवाल हैं आपके दिमाग में। FAQs जिसको कहते हैं ना, और स्पेशली वो यंगस्टर्स जो 18, 20, 22 साल के होते हैं वो सवाल बहुत पूछते हैं कि क्या, कैसे, क्यों, कब, पहली कब, दूसरी कब, फिर सारे आपको है ना साइड इफ़ेक्ट्स ये वो। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे 4:56 पर आज शाम को। और हमारे साथ होंगे 2 खास मेहमान, ICMR के नेशनल टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर NK अरोड़ा साहब और डॉक्टर संजय राय साहब होंगे, जो एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर तो हैं ही, और साथ ही कोवैक्सीन जो बनी है ना वैक्सीन, उसके वो रिसर्चर भी रहे। तो 18+ की बारी, कैसी है तैयारी, ये हमारा खास शो। तो अगर आप 18 साल के ऊपर हैं, जो कि आप हैं ही, तो ज़रूर से देखिएगा ये शो, ताकि 1 मई के पहले ही आप तैयार हो जाए कि आपको वैक्सीन कब, कहाँ, कैसे मिलेगी, और उसकी तैयारी आप कर लें। बहुत सारे लोग होते हैं ना, यंगस्टर्स में खास तौर से जोश होता है फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला, कि पहले दिन हमें वैक्सीन लगा ही लेनी है, फ़ोटो खिंचवा ही लेना है, फिर आपको फ़ोटो लेकर सेल्फी लेकर अपलोड भी करनी होगी, बहुत सारे काम रहते हैं। तो अगर फिर पता चला कि बाद में जाके नंबर लगा नहीं लगा, तो इससे पहले कि बुकिंग शुरू हो, पहले से सब कुछ समझ लीजिए और तैयारी कर लीजिए वैक्सीन की। शाम 6:30 बजे का दूसरा शो वो है मनी गुरु, और मनी गुरु में भी आज हम बात करेंगे कि SIP के डोज से किस तरह से आप अपनी फाइनेंशियल इम्यूनिटी हासिल कर सकते हैं। और शो का नाम भी वैसा ही है, पोर्टफोलियो की वैक्सीन, और किस तरह से आपको किस कैटेगरी से बनानी है 2 गज की दूरी, फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्दी हैबिट का नुस्खा, और ये सब बताएंगे आपको शाम 6:26 पर मनी गुरु में। देखिएगा पोर्टफोलियो की वैक्सीन। हमारे साथ होंगे JRL मनी के को फाउंडर विजय मंत्री साहब। इंडिया 360
डिग्री। ये है हमारा खास शो रात को 8 बजे जो बड़ा पसंद किया जाता है। यहाँ पर हम कुछ विशेष स्टोरीज और सारी खबरों को मिक्स करके आपके सामने 1 घंटे का पावर पैक बुलेटिन रखते हैं। और आज की बुलेटिन में सबसे बड़ा और बात करने का जो मुद्दा होगा, खास पड़ताल जो होगी, वो 18 साल के ऊपर के लोगों को जो वैक्सीन लगाने की तैयारी, उसी पर हम पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे। क्या होगी इस वैक्सीन की कीमत, क्या होगा वैक्सीन का दाम, मिस मत कीजिएगा। ये बेहद इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा आपके लिए। और कितने डोज बन पाएंगे रोज, ये दूसरा इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा, इस पर भी ध्यान रखिए। देश की आबादी 80 करोड़ है, 60% लोग अब वैक्सीनेशन के दायरे में आ गए, तो यहाँ पर कहाँ से आएगी वैक्सीन, ये भी आपके लिए देखना जरूरी है। और संकट काल में कुछ अच्छी खबरें भी, हमेशा वही कि ये लॉकडाउन वो लॉकडाउन, यहाँ पर ये ऑक्सीजन की कमी, यहाँ पर इस चीज़ की कमी, उस चीज़ की कमी, इन सब के बीच में कुछ अच्छी खबरें भी। और कोरोना काल में कुछ बढ़िया काम करने वाले जो सुपर हीरो हैं, उनके ऊपर भी हम आज एक बेहतरीन स्टोरी करेंगे और उनको सलाम करेंगे। तो कोरोना काल के सुपर हीरो, ये होगी एक और बढ़िया स्टोरी जो मिस मत कीजिएगा। और एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के 22 साल के भतीजों को लेकर उन्हें लग गई वैक्सीन। अभी तक तो 45 के नीचे वालों के लिए है नहीं, तो फिर उन्हें कैसे लगी वैक्सीन, इस पर लेकर बवाल मचा हुआ है। तो इस पर रहेगी खास एक स्टोरी। चाचा विधायक हैं हमारे, ये भी देखिएगा। और इसके अलावा ढेर सारी खबरें देश दुनिया की आपके लिए इंडिया 360 में आती हुई दिखेगी। चलिए, मंगलवार का दिन, कल बुधवार के बाजार बंद होने के बाद की वजह से आज की क्लोजिंग जो है आपको बता दी जाए, 14,296। निफ्टी पर 14,300 के आसपास की ही क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। और बैंक निफ्टी पर 31,112, 95 अंकों के नुकसान के साथ की क्लोजिंग। और सेंसेक्स 243 अंक नीचे बंद होता हुआ। ये है आज की फाइनल क्लोजिंग आपके लिए। आप सभी से विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद चोपड़ा साहब, आपका। जैन साहब, आपने तो आज पूरी मैराथन इनिंग खेली है। अब आपकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। बहुत दिनों से जो आप कहते थे कि वो ये सारे मिलके, मतलब शिकायत मेरे से नहीं है, ये बंसल जी से और जय ठक्कर से और वागले साहब, इन सब से ही होती है आपकी शिकायत। तो कि ये सब लोग कॉल पे कॉल दिए जाते हैं और मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता। आज इन सब की शिकायत है। पूरे नो स्टॉक जैन साहब ने दिया, हम सब ने मिलकर भी नो स्टॉक नहीं दिया। तो जैन साहब आज एकदम तृप्त है ना आप? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आया अनिल जी। आई रियली एंजॉयड द शो, डूइंग द रिसर्च, एंड बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन था। एंड मेरी बिल्कुल भी शिकायत नहीं है। मेरे ये पैनल मेंबर्स सब बहुत अति प्रिय है और आप लोग तो ऐसा मत बोलो, ये बिल्कुल मौका देंगे नहीं। ऐसा इतना हम्बल होने की जरूरत नहीं है जैन साहब, बाद में ना चांस नहीं मिलेगा, ध्यान रख लेना। लेकिन नहीं, चलिए, आपकी बेहतरीन रिसर्च के लिए धन्यवाद। 9 बेहतरीन स्टॉक इस तरह से फंडामेंटली ढूंढ कर लाना आसान काम नहीं है जो आज आपने किया है। वागले साहब का भी शुक्रिया, चोपड़ा साहब का शुक्रिया, जय ठक्कर साहब, बंसल जी और नितिन जी, आप सबका दिल से धन्यवाद आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। एक बार फिर से आप सबको, हमारे सभी दर्शकों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और कल पर्व उत्साह उमंग से मनाएं, पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए, ध्यान रखते हुए अपनी सेहत का और अपने आसपास वालों की सबकी सेहत का। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त। परसों सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।